ओ वन, हे भगवान भागो। मियाओ परिवार के केवल 3 अलगाव और पुनर्मिलन चरण के रक्षकों को 30 सांसों से भी कम समय में मार दिया गया था, इसलिए जीवित बचे शक्ति परिवर्तन स्तर के कृषक कल्टिवेटर में रुकने की हिम्मत कैसे होती। एक अजीब चीख के साथ वे सब बाहर की ओर भागे। जी, भागने की सोचना भी मत, तुम सब इस बूढ़े राक्षस के लिए यहीं रुकोगे। बूढ़ा राक्षस पागलों की तरह हंसा। आत्मा विदारक औजार सोल ब्रेकर ऑल आगे पीछे घूम रहा था, हर बार एक जान ले रहा था। 1 दर्जन से अधिक शक्ति परिवर्तन स्तर के रक्षक जमीन पर पड़े थे। जमीन लाशों से अटी पड़ी थी और हवा में खून की गंध भरी हुई थी। जीवप्ति त्रिपाठी की जीवन शक्ति युआन ची और भी तेजी से बढ़ रही थी और उसका पूरा शरीर दुष्ट शक्ति इविल ची से ढका हुआ था। अपने काले कपड़ों के साथ वह सचमुच एक दुष्ट दानव इविल डेमन जैसा लग रहा था। पेंग, सामने का दरवाजा खुला और मियाओ हुआ चेंग तेजी से बाहर भागा, लेकिन जब उसने आंगन का दृश्य देखा तो उसका चेहरा बदले बिना न रह सका। जब जीवप्ति त्रिपाठी मियाओ परिवार के घर में घुसा और हंगामा किया था तो वह पहले ही सुन चुका था। वह 2 खूबसूरत दासियों मेड्स के साथ सहवास सेक्स करने वाला था, इसलिए उसने अभी अभी अपने कपड़े उतारे थे। हालांकि वह जानता था कि बाहर एक बड़ी लड़ाई चल रही है, फिर भी उसे पहले अपने कपड़े पहनने पड़े, नहीं तो वह नग्न होकर कैसे भाग सकता था। रक्षकों की चीखों ने मियाओ हुआ चेंग को घबरा दिया था, इतना कि उसने 2 बटन गलत लगा लिए थे। उसने जल्दी से कपड़े पहने और बाहर भागा, केवल ये देखने के लिए कि उसका कोई भी रक्षक नहीं बचा था। वे सब जमीन पर पड़े थे। उसके सामने एक काले कपड़े पहने आदमी जिसका चेहरा देखा नहीं जा सकता था, कदम दर कदम उसकी ओर बढ़ रहा था। उसकी जीवन शक्ति युआन ची पहचान से परे भयंकर बुजुर्ग थी। हालांकि यह भयंकर थी, ये केवल शक्ति परिवर्तन चरण के शिखर पर थी। इस खोज ने मियाओ हुआ चेंग के घबराए हुए मिजाज को शांत कर दिया। तुम कौन हो? मियाओ हुआ चेंग ने गुस्से में चिल्लाया। जीवप्ति त्रिपाठी को सतर्कता से घूर रहा था। दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, लेकिन उसके कदम धीरे धीरे तेज हो गए। मौत को बुलावा दे रहा है। मियाओ हुआ चेंग का दिल गुस्से से भर गया था और वह भी जीवप्ति त्रिपाठी की ओर चल पड़ा। दोनों के बीच की दूरी तेजी से कम हुई। जब वे केवल 3 फुट दूर थे, मियाओ हुआ चेंग ने अचानक जीवप्ति त्रिपाठी पर उंगली उठाई और एक तेज हवा अचानक गोली की तरह निकली, जिससे एक सिसकने विम्परिंग जैसी आवाज आई। जीवप्ति त्रिपाठी सहज रूप से एक तरफ हट गया और हवा उसके कंधे को छूकर निकल गई, जिससे खून का एक निशान पीछे छूट गया। मियाओ हुआ चेंग को आश्चर्य हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि इतनी कम दूरी पर दूसरा पक्ष वास्तव में उसकी उंगली से बच सकता है, लेकिन वह घबराया नहीं और खीखी हंसा। उसने अपनी उंगली फिर से झटका दी। हालांकि यह चाल एक उच्च स्तरीय मार्शल स्किल नहीं थी, ये तेज थी और जीवन शक्ति युआन ची की खपत कम थी, इसका बचाव करना मुश्किल था। जैसे ही जीवप्ति त्रिपाठी की उंगली बाहर निकली, मियाओ हुआ चेंग ने अचानक उसे अपनी दृष्टि से खो दिया। अगले ही पल मियाओ हुआ चेंग को अपने पीछे एक गर्मी हॉट सेंसेशन महसूस हुई। तुच्छ कौशल। हालांकि वह चौंक गया था, फिर भी मियाओ हुआ चेंग, वह अभी भी अलगाव और पुनर्मिलन चरण के शिखर पर एक कृषक था और उसमें कुछ कौशल थे। घूमकर मियाओ हुआ चेंग हवा में कूद गया। दोनों हथेलियां बाहर की ओर धकेल दी और उसकी जीवन शक्ति युआन ची को उसकी सीमा तक धकेल दिया गया। उसने चिल्लाया, जंगली पवन वध। एक हल्की सी टी विसलिंग जैसी आवाज सुनाई दी, क्योंकि मियाओ हुआ चेंग की दोनों हथेलियां हवा में नाच रही थी, जिससे उत्तर छवियों आफ्टर इमेजेस की एक श्रृंखला पीछे छूट गई, क्योंकि उसने बिना रुके जीवप्ति त्रिपाठी की ओर अदृश्य पवन ब्लेडों इनविजिबल विंड ब्लेड्स की एक श्रृंखला भेजी। हालांकि ये हमले नग्न आंखों नेकेड आई से नहीं देखे जा सकते थे, जीवप्ति त्रिपाठी की इंद्रियां तेज थी और वह अभी भी इन पवन ब्लेडों की प्रक्षेपवक्र ट्रेजेक्टरी का न्याय कर सकता था। उसका शरीर चमका और वह जल्दी से चकमा हरेडली डॉज दे गया। स्विश स्विश स्विश, पवन ब्लेड एक के बाद एक आते रहे, जीवप्ति त्रिपाठी के कपड़ों को छूकर और जमीन से टकराकर जमीन में कई दरारें काट दी। हालांकि जीवप्ति त्रिपाठी अभी भी अक्षत अनस्केथ था, केवल उसके कपड़ों के कुछ टुकड़े हवा में फड़फड़ा फ्लटेड रहे थे। मियाओ हुआ चेंग का चेहरा ठंडा हो गया, उसकी गति अचानक बढ़ गई और वह चिल्लाया, चलो देखते हैं कि तुम कैसे चकमा देते हो। 1 दर्जन से अधिक पवन ब्लेडों ने एक ही समय में हमला किया, जिससे जीवप्ति त्रिपाठी की चकमा देने की जगह डॉजिंग स्पेस अवरुद्ध हो गई। जीवप्ति त्रिपाठी का चेहरा काला पड़ गया और उसने और अधिक समय बर्बाद नहीं किया। उसकी जीवन शक्ति युआन ची जल उठी और उसका पूरा शरीर सूर्य सन की तरह चमकदार डैजलिंग हो गया। उसने अपने महत्वपूर्ण अंगों वाइटल पार्ट्स की रक्षा के लिए अपनी बाहें अपने सामने पार क्रॉस कर ली। दबी हुई आवाजों मफल्ड साउंड्स की एक श्रृंखला बाहर आए और पवन ब्लेडों ने हमला किया। जीवप्ति त्रिपाठी के शरीर बाहों और जांघों को काट दिया, जिससे घाव हो गए। खून बह निकला और यह एक चौंकाने वाला दृश्य शॉकिंग साइट था। हालांकि मियाओ हुआ चेंग चौंक गया। हालांकि उसके हमले से उसके प्रतिद्वंद्वी को चोट लगी थी, लेकिन उसकी जान नहीं ली गई थी। यहाँ तक कि यह भी कहा जा सकता है कि वे चोटें केवल मामूली चोटें, माइनर इंजरीज, मांस के घाव, फ्लैश वुंड्स थे। उसकी हड्डियां और कंडरा टेंडन्स भी घायल नहीं हुए थे।
उसकी जीवन शक्ति युआनची कितनी मजबूत और शुद्ध थी कि वह उसकी अलगाव और पुनर्मिलन शिखर मार्शल कला सेपरेशन एंड रियूनियन पीक मार्शल स्किल का विरोध करने में सक्षम हो सके। ये देखकर कि जीवप्ती त्रिपाठी नुकसान में था, बूढ़ा राक्षस क्रोधित हो गया। वह अजीब तरह से हंसा और मदद के लिए भागने ही वाला था, लेकिन जीवप्ती त्रिपाठी ने उसे अपने मन में बुलाया। वह इस लड़ाई को खुद ही संभालना चाहता था। वह न केवल ये परीक्षण टेस्ट करना चाहता था कि उसकी ताकत कितनी बड़ी है, बल्कि वह इस लड़ाई का उपयोग अपनी बेड़ियों शैकल्स को तोड़ने के लिए भी करना चाहता था। बूढ़े राक्षस की मदद से मियाओ हुआ चेन की जान लेना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन यह उसकी योजना के अनुरूप नहीं था। जीवप्ती त्रिपाठी के दृढ़ संकल्प डिटर्मिनेशन को समझते हुए बूढ़े राक्षस ने उसे सावधान केयरफुल रहने की गुप्त चेतावनी दी और फिर से धृष्टता प्रिजम्पचुअसली से काम नहीं लिया। उसने बस खुद को आत्मा विदारक औजार सोल ब्रेकर ऑल से ढंक लिया और एक तरफ छिप गया। यह अब तक नहीं था कि मियाओ हुआ चेंग ने आखिरकार जीवप्ती त्रिपाठी का चेहरा देखा। ये लगभग 15 या 16 साल के एक लड़के का चेहरा था, दृढ़, ठंडा, पागल, खून का प्यासा और शांत। सभी प्रकार की भावनाएं उसके भाव में इकट्ठी गैदर्ड थी, पूरी तरह से एक साथ मिश्रित ब्लेंडेड थी, लेकिन टकरावपूर्ण कन्फ्लिक्टिंग और विरोधाभासी कॉन्ट्रडिक्टरी भी थी, जिससे लोगों को एक बहुत ही अजीब स्ट्रेंज भावना मिलती थी। मियाओ हुआ चेंग ने भौहें फ्राउंड चढ़ाई और कहा, लड़के, क्या हम पहले कहीं मिल चुके हैं? उसे हमेशा लगा कि यह चेहरा स्पष्ट रूप से परिचित वेगली फेमिलियर है, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने इसे कहाँ देखा था। कुछ महीने पहले जब जीवप्ती त्रिपाठी ने उसे देखा था, तब भी वह गंदे चेहरे डर्टी फेस वाला एक छोटा भिखारी बेगर था। मियाओ हुआ चेंग उस दिन के छोटे भिखारी के साथ दुष्ट, एविल और भयभीत और इंस्पायरिंग जीवप्ती त्रिपाठी को कैसे जोड़ सकता था? उसने कोई जवाब आंसर नहीं सुना, जैसे कि दूसरा पक्ष गूंगा म्यूट था। घमंडी लड़के, तुम मेरे मियाओ परिवार में आने की हिम्मत करते हो और धृष्टता प्रिजम्पचुअसली से काम लेते हो, तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। मियाओ हुआ चेंग ने और बात नहीं की और जीवप्ती त्रिपाठी के सामने दौड़ पड़ा, अपनी हथेली से प्रहार स्ट्राइकिंग किया। जीवप्ती त्रिपाठी ने भी उससे लड़ने कंटेंट के लिए अपने पैरों का काम फुटवर्क इस्तेमाल किया। उसके दो हाथ कभी हथेलियां पाम्स बनाते थे, कभी मुठियां फिस्ट्स बनाते थे। मियाओ हुआ चेंग के साथ अंतहीन एंडलेसली लड़ते रहे। आखिरकार ताकत में अंतर बहुत बड़ा था और जीवप्ती त्रिपाठी जल्द ही नुकसान डिसएडवांटेज में पड़ गया, केवल निष्क्रिय रूप से बचाव पैसिवली डिफेंड करने में सक्षम था। इसके विपरीत मियाओ हुआ चेंग और बहादुर ब्रेवर होता गया, चर्चा लाइमलाइट बटोर रहा था और उसका मुंह व्यंग्य सार्काज़म से भरा था। लेकिन जीवप्ती त्रिपाठी को जल्दी नहीं थी। हालांकि अलगाव और पुनर्मिलन चरण के शिखर मास्टर के साथ लड़ना बहुत खतरनाक था और थोड़ी सी भी लापरवाही केयरलेसनेस गंभीर चोटों या यहाँ तक कि मृत्यु का कारण बन सकती थी, लेकिन जीवप्ती त्रिपाठी ने फिर भी अटूट इच्छा शक्ति अनयील्डिंग विल का उपयोग न करने पर जोर दिया। उसे अपनी मार्शल कलाओं मार्शल आर्ट्स को समझने के लिए जीवन और मृत्यु के इस क्षण की आवश्यकता थी, ताकि वह अपने शरीर की बेड़ियों शैकल्स को तोड़ सके। ये पॉइंटर्स का एक दोस्ताना आदान प्रदान फ्रेंडली एक्सचेंज नहीं था, बल्कि जीवन से मृत्यु तक की एक वास्तविक लड़ाई थी। जीवप्ती त्रिपाठी के कार्यों को तंगरस्सी टाइटरोप पर चलने के रूप में वर्णित किया जा सकता है। बूढ़ा राक्षस डर के मारे सहमा हुआ था और उसकी आत्मा उसके शरीर को छोड़ने वाली थी। उसके शरीर पर अधिक से अधिक चोटें मोर एंड मोर इंजरीज दिखाई दी और उसके शरीर में जीवन शक्ति युआनची अधिक से अधिक भयंकर वायलेंट हो गई। उसकी हड्डियों में गर्मी वार्मथ भी मजबूत और मजबूत हो गई, जैसे कि अटूट सुनहरे कंकाल अनयील्डिंग गोल्डन स्केलेटन में ऊर्जा को अब दबाया सप्रेस्ड नहीं जा सकता था और वह फटने बर्स्ट आउट वाली थी। जीवप्ती त्रिपाठी ने इसे दबा दिया और केवल शक्ति परिवर्तन स्तर की ताकत के साथ मियाओ हुआ चेंग के साथ लड़ा। मियाओ हुआ चेंग युवा यंग नहीं था और उसने अपने जीवन में कई मार्शल कलाओं का अभ्यास किया था। उसने बार बार अपने हमलों को बदल दिया, लेकिन फिर भी जीवप्ती त्रिपाठी को मार नहीं सका। हालांकि वह जख्मों स्कार्स से भरा हुआ था, उसके प्रतिद्वंद्वी को ऐसा लगा जैसे उसे मारा नहीं जा सकता और एक सभ्य चोट डिसेंट इंजरी भी नहीं छोड़ी। जैसे जैसे समय बीतता गया, मियाओ हुआ चेंग को स्पष्ट रूप से फेंटिक महसूस हुआ कि कुछ ठीक नहीं है। इस पागल दानव मैड डेमन युवक की भयंकर जीवन शक्ति वायलेंट युआनची वास्तव में संयम रिस्ट्रेंड होने के संकेत साइंस दिखा रही थी और उसके चाले मूव्स अब पहले की तरह सुनियोजित मेथोडिकल नहीं थी, लेकिन उनसे निपटना अधिक कठिन था। उसकी चाले मूव्स सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड थी और उनमें कोई पैटर्न नहीं था। जीवप्ती त्रिपाठी का मुंह धीरे धीरे एक मुस्कान में घुमा कर्व्ड। उसे स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि उसने अपने शरीर पर रखी गई बेड़ियों शैकल्स की परत लेयर को छुआ टच है। उसने तुरंत इस पर अधिक ध्यान दिया और इस जीवन और मृत्यु की लड़ाई में इसका अनुभव एक्सपीरियंस किया। उसकी चालें मूव्स धीरे धीरे जंगली और मुक्त फ्रीक हो गईं, जैसे कि वह अब किसी भी चीज से प्रतिबंधित रिस्ट्रेंट नहीं होगा। यहाँ तक कि उसकी स्वनिर्मित सेल्फ क्रिएटेड पैरों का काम फुटवर्क भी अब पहले की तुलना में कहीं अधिक चिकना स्मूथ था।
अपनी सीधी चालों के साथ मिलकर जीवप्ति त्रिपाठी धीरे धीरे रक्षा डिफेंस से हमला अफेंस करने लगा। थोड़ी देर लड़ने के बाद जीवप्ति त्रिपाठी की समझ कॉम्प्रहेंशन गहरी हुई। उसने अपने शरीर में जीवन शक्ति युआनची के उछाल सर्ज को महसूस किया और वह शक्ति जो उसकी मुट्ठियों और पैरों में डाली पोत गई थी। उसने अपनी चालों मूव्स के निशान ट्रेसेस और प्रतिद्वंद्वी की प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स को महसूस किया। जीवप्ति त्रिपाठी गहरे विचार डीप इन थॉट में था। दर्पण चंद्रमा वध मियाओ हुआ चेंग अचानक दहाड़ा रॉड और आखिरकार उसने अपनी सबसे मजबूत चाल का इस्तेमाल किया। जब जीवन शक्ति युआनची फटी एक्सप्लोडेड तो सभी दिशाओं में मियाओ हुआ चेंग के दर्जनों चित्र डजन्स ऑफ फिगर्स दिखाई दिए, जैसे कि वे क्लोन्स थे। ये सभी मियाओ हुआ चेंग ने अपनी मुठियां उठाईं, एक खौफनाक मुस्कान सिनिस्टर स्माइल के साथ जीवप्ति त्रिपाठी की ओर तोड़ी स्मैशिंग। यह उसका ट्रम्प कार्ड था। एक बार जब दर्जनों दर्पण चंद्रमा भ्रांतियां मिरर मून फैंटम्स दिखाई देती है तो वास्तविक रियल में भ्रम अलूशंस होते हैं और नकली फेक में सत्य होते हैं। यहाँ तक कि समान स्तर सेम लेवल के कृषक को भी अंतर डिस्टिंग्विश करना मुश्किल लगेगा। आज शक्ति परिवर्तन चरण के शिखर पर एक युवक यूथ से निपटने के लिए मियाओ हुआ चेंग की निराशा हेल्पलेसनेस और क्रोध एंगर को देखा जा सकता था, लेकिन ये खत्म ओवर हो जाना चाहिए। एक बार जब दर्पण चंद्रमा वध का इस्तेमाल किया जाता है तो ये बच्चा किड निश्चित रूप से मर जाएगा। मियाओ हुआ चेंग को खुद पर बहुत भरोसा कॉन्फिडेंट था। जीवप्ति त्रिपाठी का भाव एक प्राचीन कुएं एंशिएंट वेल जितना शांत काम था। उसने चुपचाप क्वाइटली अपने चारों ओर दुश्मन के आंकड़ों फिगर्स को देखा और उसकी कुछ भ्रमित आंखें समवॉट कंफ्यूज्ड आइज अचानक स्पष्ट क्लियर हो गई। अपने दिल के प्रति सच्चे रहो। धर्म दाव अलग होता है और फिर से जुड़ता है। अगर यह धर्मी राइचस है तो क्या, अगर ये बुरा इविल है तो क्या। अपने दिल के प्रति सच्चे रहो और अपने स्वभाव नेचर के अनुसार कार्य करो। यही तुम्हारा मार्शल पाथ है। भयंकर जीवन शक्ति बजर्क युआनची जो मूल रूप से संयम रिस्ट्रेंड होने वाली थी, अचानक भयंकर फरोशियस और उछाल सर्जिंग वाली लहरों वेव्स के साथ फूट पड़ी। इस बार ये पहले की तुलना में कई गुना अधिक भयंकर सेवरल टाइम्स मोर वायलेंट था। ये एक हिमस्खलन एवलांच की शक्ति माइट एक पहाड़ के गिरने कोलैप्सिंग की शक्ति जैसा था। मियाओ हुआ चेंग जितना मजबूत स्ट्रॉन्ग व्यक्ति भी जब उसने इस शैतानी शक्ति डेमोनिक ची को महसूस किया तो उसका भाव एक्सप्रेशन अचानक बदल गया। ये बच्चा क्या वह सचमुच दानव जाति डेमन रेस बन गया। इसके अलावा वह ठीक उसके सामने अलगाव और पुनर्मिलन चरण में टूट गया था। जीवप्ति त्रिपाठी ने टूटने ब्रोक थ्रू के क्षण में अटूट इच्छा शक्ति अनयील्डिंग विल को सक्रिय एक्टिवेटेड किया। उसकी ताकत जो अभी अभी अलगाव और पुनर्मिलन चरण में टूट गई थी, तेजी से अलगाव और पुनर्मिलन चरण के शिखर तक उठ गई। वह मियाओ हुआ चेंग के समान स्तर पर था। उसने शांत कामली रूप से मुक्का पंच मारा। उसकी सच्ची यांग जीवन शक्ति ट्रू यांग युआनची भयंकर फरोशियसली रूप से फूट पड़ी। उसके चारों ओर दर्जन भर रोपों डजन और सौ सीडलिंग्स के चित्र टूटे हुए दर्पणों ब्रोकन मिरर्स की तरह बिखर शैटर्ड गए। एक दबी हुई कराह मफल्ड ग्रोन के साथ मियाओ हुआ चेंग ने एक मुंह खून माउथफुल ऑफ ब्लड थूका स्पैट आउट और हवा में उछाल सेंट फ्लाइंग दिया गया। समान स्तर सेम लेवल के टकराव कॉन्फ्रंटेशन में मियाओ हुआ चेंग जीवप्ति त्रिपाठी के मुक्के का मुकाबला मैच नहीं कर सका। उठने के लिए संघर्ष स्ट्रगलिंग करते हुए मियाओ हुआ चेंग ने डर हॉरर में जीवप्ति त्रिपाठी को देखा। उसने इस पागल युवक क्रेजी यूथ का उदासीन इंडिफरेंट और शांत चेहरा देखा, लेकिन उसकी आंखें एक पागल खून की प्यासी क्रेजी ब्लडथर्स्टी और क्रूर रोशनी क्रूर लाइट से भरी हुई थी। पल भर में वह उसके सामने दिखाई अपीयर दिया। तुम कौन हो? मैं मियाओ हुआ चेंग। तुम्हारा मुझसे क्या दुश्मनी एनमिटी है? मियाओ हुआ चेंग डर गया था। वह जानता था कि वह इस युवक को हरा नहीं सकता और अब वह केवल ये जानना चाहता था कि वह उसे क्यों ढूंढ लुकिंग फॉर हिम रहा था, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। मियाओ हुआ चेंग अत्यधिक एक्सट्रीमली उदास सलन था। वह चिल्लाया, मुझे मत मारो। मेरा बेटा मियाओलिन लाल बादल संप्रदाय रेड क्लाउड सेक्ट का शिष्य डिसाइपल है। लाल बादल संप्रदाय के बुजुर्ग एल्डर्स उसे बहुत महत्व वैल्यू हिम वेरी मच देते हैं। अगर तुम मुझे मारोगे तो तुम भी मुश्किल ट्रबल में पड़ जाओगे। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस पाठ के अगले भाग का अनुवाद करूं या आप चरित्र और संप्रदाय के नामों की अंतिम सूची की समीक्षा रिव्यू करना चाहेंगे? 202 मियाओ हुआ चेंग के पास लाल बादल संप्रदाय रेड क्लाउड सेक्ट का नाम लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसे उम्मीद थी कि जीवप्ति त्रिपाठी उससे सतर्क वेरी रहेगा और रुक जाएगा ताकि वह अपनी जान बचा सके। हालांकि दूसरी पार्टी ने स्पष्ट रूप से लाल बादल संप्रदाय को अपनी आंखों में नहीं रखा। पल भर इंस्टेंट में वह उसके सामने पहुंच गया। वह बहुत शांत काम लग रहा था जब उसने उसकी छाती को थपथपाया पैटेड। फिर वह हल्के से पीछे हट गया। उसकी आंखें ठंडी और निर्दयी रूथलेस थीं।
मियाओ हुआ चेन का दिल एक गर्म हाथ से पकड़े जाने जैसा लगा। ये जोर से सिकुड़, वायलेंटली कंट्रैक्टेड गया और फिर जोर से फैल, फियर्सली एक्सपैंडेड गया। एक चीख के साथ मियाओ हुआ चेन ने खून की उल्टी, वॉमिटेड ब्लड की। उसकी त्वचा लाल हो गई जैसे कि उसे खौलते पानी, बॉइलिंग वाटर से झुलसा, स्कॉल्डेड दिया गया हो। हालांकि वह मरा नहीं, लेकिन वह गंभीर रूप से घायल था। बूढ़े राक्षस ने मियाओ हुआ चेन की अप्रस्तुतता, अनप्रिपेयर्डनेस का फायदा उठाया और उसे मार डाला। आत्मा विदारक औजार, सोल ब्रेकर ऑल, मियाओ हुआ चेन के शरीर में घुस गया और उसे घातक फेटल ब्लो दिया। ये व्यक्ति कौन था? वह मियाओ परिवार में हत्याकांड मैसेकर शुरू करने क्यों आया? मियाओ हुआ चेन के मरने से पहले वह अभी भी सोच रहा था कि उसने इस युवक को कैसे उकसाया, प्रवोक था, लेकिन वह अभी भी समझ फिगर आउट नहीं पाया। ये कहा जाना चाहिए कि इस तरह से भ्रमित कंफ्यूज्ड तरीके से मारे जाने पर मियाओ हुआ चेन शांति पीस से मर नहीं सका। सागर शहर सी सिटी के ऊपर आकाश में स्वर्ग और पृथ्वी ऊर्जा, हेवन एंड अर्थ एनर्जी की एक विशाल मात्रा, ह्यूज अमाउंट, जीवती त्रिपाठी के चारों ओर पागलपन से इकट्ठी गैदर्ड हो गई। एक बड़ी क्षेत्र, लार्ज रेल्म को तोड़ने के बाद वह एक बार फिर स्वर्ग और पृथ्वी ऊर्जा को प्राप्त, रिसीव कर सकता था। जीवती त्रिपाठी ने अपने गति कौशल, मूवमेंट स्किल का उपयोग किया और तेजी से मियाओ परिवार को छोड़ दिया। जल्द ही वह समुद्र के किनारे पर दिखाई अपीयर दिया। उस रात हवा सीटी विसल्ड बजा रही थी और लहरें उठ सर्ज रही थी। सागर शहर में गिनती के कृषकों कल्टिवेटर्स ने दर खौरत में किनारे की ओर देखा। वे जानते थे कि यह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अभी अभी सफलता, ब्रोकन थ्रू, प्राप्त की थी और एक स्वर्ग और पृथ्वी दृष्टि, हेवन एंड अर्थ विजन पैदा की थी। हालांकि इतनी भयानक स्वर्ग और पृथ्वी दृष्टि ने उन्हें पास आने की हिम्मत नहीं करने दी। वे केवल दूर से प्रशंसा, एडमिरेशन और ईर्ष्या, एनवी के साथ देख सकते थे। ये व्यक्ति निश्चित रूप से एक विशेषज्ञ, एक्सपर्ट था। ये बहुत संभव था कि वह जीवन शक्ति क्षेत्र, युएनची बाउंड्री से अमर उत्थान क्षेत्र, इमॉर्टल असेंशन बाउंड्री में टूट गया हो। अन्यथा इतना बड़ा आंदोलन, बिग मूवमेंट कैसे हो सकता था? सागर शहर में कृषक की समग्र शक्ति, ओवरऑल स्ट्रेंथ उच्च नहीं थी। स्वाभाविक रूप से उन्होंने एक अमर उत्थान क्षेत्र विशेषज्ञ की मूंछों, विस्कस को छूने की हिम्मत नहीं की। हालांकि किसी ने नहीं सोचा होगा कि ऐसी स्वर्ग और पृथ्वी दृष्टि सिर्फ एक 15 वर्षीय लड़का थी जो अलगाव और पुनर्मिलन चरण, सेपरेशन एंड रियूनियन बाउंड्री में टूट रही थी। अगर वे जानते कि वे इतने हैरान, शॉक्ड होंगे कि उनके जबड़े जॉस गिर जाएंगे। पागल आंदोलन रात के अधिकांश समय तक चला, इससे पहले कि यह धीरे धीरे बंद हो गया। तूफान स्टॉर्म के गुजरने के बाद कुछ लोगों ने स्पष्ट रूप से आग के एक गोले, बॉल ऑफ फायर को किनारे से उड़ते हुए और समुद्र की गहराइयों, डेप्थ्स में जाते हुए देखा। आग के माध्यम से पंखों, विंग लाइक थिंग्स जैसी चीजों की एक जोड़ी स्पष्ट रूप से देखी जा सकती थी। हालांकि भले ही किसी ने इसे देखा, उन्होंने अपनी आंखों पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने बस सोचा कि वे भ्रम, हेलुसिनेटिंग कर रहे थे। भोर, डॉन, बादल द्वीप, क्लाउड्स आइलैंड, जीवती त्रिपाठी दाई प्रायद्वीप, राइट पेनिनसुला पर आया और मैडम गोविंद, मैडम जिंग के साथ अलग हुए पहाड़ की चोटी पर खड़ा हुआ, ऊपर देखते हुए। अब पूरा यूनिक्सिया एक उदासीन, ग्लूमी स्थिति में है। यहाँ तक कि दाई प्रायद्वीप पर भी कोई लगभग हवा में बहते खून, स्मेल ऑफ ब्लड फ्लोइंग की गंध सूंघ सकता था। जहाँ तक आंख देख सकती थी, जमीन लाशों से अटी, लिटेड हुई थी। एक बड़ी लड़ाई के निशान, ट्रेसेस थे और गहरे लाल खून के ताल, पूल्स थे जो अभी तक सूखे नहीं थे। घर ढह, कोलैप्स गए थे और दीवारें खंडहर, रूइंस में थीं। पक्षी आकाश के पार उड़े और पृथ्वी करा ग्रोन उठी। पूरे लाल बादल संप्रदाय, रेड क्लाउड सेक्ट का वध, स्लॉटेड कर दिया गया था। जीवती त्रिपाठी के सामने एक कंकाल, स्केलेटन था। कंकाल ने एक फटी हुई हरी और सफेद पोशाक पहनी हुई थी। ये वही थी जो मैडम गोविंद ने उस दिन पहनी थी। सूखी हड्डियां, विदिड बोन्स, एक अमर चट्टान, इमॉर्टल रीफ की तरह पहाड़ की चोटी पर चुपचाप बैठी थी। जीवती त्रिपाठी लगभग स्पष्ट रूप से देख सकता था कि उस दिन मैडम गोविंद के साथ अलग होने के बाद वह बिना हिले, विदाउट मूविंग, वहीं बैठी थी। वह बस सागर शहर के मियाओ परिवार की दिशा में देख रही थी। एक हल्की हवा चली जिसने मैडम गोविंद के बालों को उड़ा दिया। उसकी आंखें उदास थीं, जैसे काले बादलों से ढका आकाश। कोई प्रकाश नहीं था, कोई आशा नहीं थी। वह बस इसे देखती रही और अपनी जान के अंत तक अपनी आंखें बंद नहीं की। कल रात तक उसने मियाओ परिवार के विनाश, डिस्ट्रक्शन को देखा। जीवती त्रिपाठी के हाथों मियाओ हुआ चेन को मरते हुए देखा। स्वर्ग का नियम, हेवेंस लॉ, अच्छा था, लेकिन स्वर्ग ने किसे बख्शा, स्पेड। रोष, रेजेंटमेंट खत्म हो गया था। बुरी लोगों को आखिरकार दंडित, पनिश्ड किया जाएगा। जीवती त्रिपाठी ने शराब, वाइन का एक बर्तन निकाला और मैडम गोविंद के सामने पूजा, वर्शिप की। उसने अपना हाथ बढ़ाया, उसके कंकाल को दफनाने, बरी की चाहत थी। हालांकि जब उसके हाथ ने कंकाल को छुआ तो वह अचानक ढह, कोलैप्स गई और जमीन पर गिर गई, पाउडर के एक ढेर में बदल गई। जमीन पर हवा का एक झोंका, गस्ट ऑफ विंड चला।
हवा ने पाउडर को यूनिक्सिया के दाएं प्रायद्वीप पर उड़ा दिया और समुद्र पर बिखेर स्कैटर दिया, बिना किसी निशान ट्रेस के गायब डिसअपियरिंग हो गया। जीवप्ती त्रिपाठी की आंखें सनकरी नैरोड हो गईं। उसके चेहरे पर कुछ उदासी, सैडनेस और वीरानी डेजोलेशन थी। उस दिन वह वास्तव में मैडम गोविंद को दूर ले जाना टेक अवे चाहता था। हालांकि वह नहीं चाहता था। उसका दिल पहले ही मर चुका था। उसे जीवन के बाकी हिस्सों के लिए केवल प्रताड़ित, टॉर्चर्ड और दुखी मिजरेबल किया जाएगा। अपने दिवंगत पति लेट हस्बैंड और अपनी दिवंगत बेटी लेट डॉटर का पीछा फॉलोइंग करना उसके लिए वापस लौटने के लिए सबसे अच्छी जगह थी। जीवप्ती त्रिपाठी ने उसकी इच्छाओं विशेष का पालन किया। अब जब उसने इसके बारे में सोचा तो उसे नहीं पता था कि उसने जो किया वह सही था या नहीं। जीवप्ती त्रिपाठी के दिल में वीरानी को महसूस करते हुए बूढ़े राक्षस ने उसे सांत्वना कंफर्टिंग देने से पहले लंबे समय तक खुद को रोके हेल्ड बैक रखा। युवा स्वामी, तुम मैडम गोविंद नहीं हो। तुम्हें कैसे पता कि मृत्यु उसके लिए राहत रिलीफ नहीं है? जीवप्ती त्रिपाठी ने कोई आवाज नहीं की। लंबे समय के बाद वह मुड़ा, अमृत रस प्रज्वलन पंथ यांग इन्फ्लेमेशन विंग्स फैलाए स्प्रेड और समुद्र की ओर उड़ गया। शायद यह उसके लिए एक राहत थी, लेकिन उसके लिए पछतावे रिग्रेट का एक निशान ट्रेस था। अगले 2 दिनों में जीवप्ती त्रिपाठी ने छिपे हुए द्वीप हिडन आइलैंड से एकत्र कलेक्टेड किए गए बहुत सारे अजीब फूल और जड़ी बूटियां स्ट्रेंज फ्लावर्स एंड हर्ब्स निकाले। उसने उन्हें सागर शहर में यांग गुण यांग एट्रीब्यूट चीजों के लिए लोगों के साथ बदल दिया। उन्हें अमृतरस यांग लिक्विड में परिष्कृत रिफाइनिंग किया और उन्हें शक्ति केंद्र डैंशन में जमा स्टोरिंग कर दिया। 2 दिन बाद रात में जीवप्ती त्रिपाठी ने 2 बड़े बैग ले लिए और उत्तर की ओर उड़ गया। जीवप्ती त्रिपाठी के सागर शहर से निकलने के तुरंत बाद अंतहीन समुद्री द्वीप एंडलेस सी आइलैंड्स में सभी प्रमुख द्वीप और महान बल ग्रेट फोर्सेस को चौंकाने शॉकिंग और उत्साहजनक एक्साइटिंग खबर का एक टुकड़ा मिला। सर्वोच्च एकांत संप्रदाय सुप्रीम सॉलिटरी सेक्ट क्या? प्राचीन बादल द्वीप एंशिएंट क्लाउड आइलैंड को टूटा हुआ चंद्रमा परिवर्तन कला ब्रोकन मून ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट मिली। क्या ये खबर सच्ची है? असुर संप्रदाय असुर सेक्ट क्या? प्राचीन बादल द्वीप को टूटा हुआ चंद्रमा परिवर्तन कला मिली। क्या मेरे संप्रदाय पवित्र खजाना असुर तलवार असुर स्वॉर्ड के बारे में कोई खबर है? गिरते फूल संप्रदाय फॉलिंग फ्लावर्स सेक्ट टूटा हुआ चंद्रमा परिवर्तन कला मिली है। 1000 फूल रक्त बेगोनिया 1000 ब्लॉसमिंग ब्लड बेगोनिया के बारे में क्या? यह मेरे संप्रदाय की नींव फाउंडेशन है। ये टूटा हुआ चंद्रमा परिवर्तन कला के साथ खो लॉस्ट गया था। लाल कमल संप्रदाय स्कारलेट लोटस सेक्ट प्राचीन बादल द्वीप पर जाओ और हमारे संप्रदाय मास्टर के टोकन के ठिकाने वेयरअबाउट्स के बारे में पूछताछ इंक्वायर करो। बादल ड्रैगन द्वीप क्लाउड ड्रैगन आइलैंड 1 दर्जन से अधिक महान बलों ने प्राचीन बादल द्वीप की सर्वोच्च गुप्त कला सुप्रीम सीक्रेट आर्ट मिली है सुनने के बाद वे शांत काम नहीं रह सके। सभी की चीजें एक ही समय में खो गई थी। कोई कारण नहीं था कि प्राचीन बादल द्वीप इसे ढूंढ सके, लेकिन उनके बारे में कोई खबर नहीं थी। पल भर में प्रमुख द्वीपों के सभी स्वामी मास्टर्स ने आगे बढ़ना मूव शुरू कर दिया। केवल 1 दिन में प्राचीन बादल द्वीप अंतहीन समुद्री द्वीप के स्वामी से खचाखच भरा ओवरक्राउडेड हुआ था। बू फैंग जी यू फंग और प्राचीन बादल द्वीप के बुजुर्ग एल्डर्स उन सभी का मनोरंजन एंटरटेनिंग करने से थक एग्जॉस्टेड गए थे। टूटा हुआ चंद्रमा परिवर्तन कला के बारे में विस्तार डिटेल से समझाने के बाद ये 1 दर्जन महान बल जल्दी से लाल बादल संप्रदाय की ओर दौड़ रश पड़े। दयनीय लाल बादल द्वीप केवल एक तीसरे दर्जे थर्ड रेट का बल था। सिर्फ टूटा हुआ चंद्रमा परिवर्तन कला के एक मैनुअल के कारण उनके पूरे संप्रदाय को समाप्त एक्सटर्मिनेटेड कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद 1 दर्जन से अधिक बलों ने लाल बादल द्वीप को बार बार जोता प्लाउड थ्रू जो उनके संप्रदाय ने 300 साल पहले खो दिया था उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन वे चीजें पहले ही जीवप्ती त्रिपाठी द्वारा दूर ले जाई जा चुकी थी, तो वे उन्हें कैसे ढूंढ सकते थे? अगर वे उन्हें नहीं ढूंढ सकते थे तो वे स्वाभाविक रूप से गुस्सा एंग्री हो जाएंगे। अगर वे गुस्सा थे तो वे लोगों पर हमला अटैक करेंगे। अगर कोई हमला करने के लिए नहीं था तो वे द्वीप पर हमला करेंगे। 3 दिनों से भी कम समय में पूरा लाल बादल द्वीप दुनिया के नजरिए व्यू से गायब डिसअपियर्ड हो गया, पूरी तरह से नष्ट डिस्ट्रॉयड हो गया। जीवप्ती त्रिपाठी स्वाभाविक रूप से नहीं जानता था कि उसके जाने के बाद लाल बादल संप्रदाय को ऐसी दुर्भाग्य मिसफॉर्चून का सामना करना पड़ेगा। इस क्षण में वह ऊंचे आसमान के मंडप हाई हेवन पवेलियन के बहुत करीब वेरी क्लोज था। उसने सागर शहर में बहुत सारा अमृत रस यांग लिक्विड जमा अक्यूमुलेटेड कर लिया था, जिससे वह तेजी से संप्रदाय में वापस उड़ फ्लाई बैक सका। जानबूझकर डिलिबरेटली एक रात को चुनते हुए जब वह ऊंचे आसमान के मंडप से केवल 50 किलोमीटर दूर था, जीवप्ती त्रिपाठी उतरा और आगे बढ़ने कंटिन्यू फॉरवर्ड के लिए अपने गति कौशल मूवमेंट स्किल का उपयोग किया। 1 घंटे बाद ऊंचे आसमान के मंडप को देखते हुए जिससे वह लगभग आधा साल दूर था, जीवप्ती त्रिपाठी मुस्कुराया। गोविंद परिवार की विधवा विडो के मामले के कारण उसका कुछ उदास डिप्रेस्ड मन मूड
आखिरकार सुधर इम्प्रूव गया था। उसे संप्रदाय के प्रति जुड़ाव सेंस ऑफ बिलोंगिंग की भावना नहीं थी, लेकिन वह जानता था कि यहाँ एक महिला थी जो उसके बाकी जीवन के लिए उसके साथ इंतजार वेटिंग कर सकती थी। 2 बड़े बैग लेकर जीवप्ति त्रिपाठी संप्रदाय में चुपके स्नीक से घुस गया, लेकिन जैसे ही उसने अंदर कदम रखा वह भौहें चढ़ाने फ्राउन लगा। युवा स्वामी, बूढ़े राक्षस ने चुपचाप पुकारा। मुझे परवाह क्या नहीं है। जीवप्ति त्रिपाठी की आंखें सनकरी हो गई। उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि कई दैवीय चेतनाएं डिवाइन सेंसेस उस पर छा स्वेप्ट ओवर गई थी। अगर ये पहले होता तो जीवप्ति त्रिपाठी इसे महसूस करने में सक्षम नहीं होता। आखिरकार जो लोग उस पर जांच इन्वेस्टिगेट करने के लिए अपनी दैवीय चेतना का उपयोग कर सकते थे वे कम से कम अमर उत्थान क्षेत्र इमॉर्टल असेंशन बाउंड्री में थे, उससे कई क्षेत्र उच्च सेवरल रन्स हायर। लेकिन जब से उसने 5 रंग का आत्मा ताप कमल 5 कलर्ड सोल वॉर्मिंग लोटस प्राप्त किया था, जीवप्ति त्रिपाठी की धारणा परसेप्शन अत्यधिक तेज एक्सट्रीमली शार्प हो गई थी। इसलिए जब ये दैवीय चेतनाएं उस पर छा गई तो वह पहले ही उनसे वाकिफ अवेयर हो गया था। ये दैवीय चेतनाएं बहुत अपरिचित अनफेमिलियर थी, निश्चित रूप से ऊंचे आसमान के मंडप के बुजुर्गों एल्डर्स से नहीं थी। सौभाग्य से ये दैवीय चेतनाएं केवल जांच प्रोबिंग कर रही थी और उनमें कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा मैलिशियस इंटेंट नहीं था। छा जाने के बाद उन्होंने जीवप्ति त्रिपाठी पर और ध्यान नहीं दिया, लेकिन इस खोज ने उसके दिल को एक धड़कन छोड़ स्किप बीट दी। ऊंचे आसमान के मंडप में अचानक इतने स्वामी मास्टर्स क्यों थे? अपने दिल में अस्पष्ट रूप से अनुमान गैसिंग लगाते हुए जीवप्ति त्रिपाठी ने कराहने साई से खुद को रोक नहीं पाया। ऐसा लगता है कि संप्रदाय अभी शांत पीसफुल नहीं है। लगभग उसी क्षण जब जीवप्ति त्रिपाठी ऊंचे आसमान के मंडप में वापस आया, एक छोटे मंडप स्मॉल पवेलियन में सुमित्रा सुयान जो एकांत सिक्लूजन में थी अचानक अपनी आंखें खोली। वह वापस आ गया है, सुमित्रा ने धीरे से फुसफुसाया, विस्पर्ड सॉफ्टली, नरमी से अपने लाल होंठ रेड लिप्स से कोर पर्सिंग लिए। उसका चेहरा अनैच्छिक इनवॉलंटरली रूप से लाल ब्लशिंग हो गया। ऐसा था जैसे एक आवाज उसे पुकार कॉलिंग आउट रही थी, उसे उस व्यक्ति की दिशा की ओर पहुंचने के लिए उकसा अर्जिंग रही थी। इस तरह की पुकार ने सुमित्रा को कुछ हद तक घबरा फ्लस्टर्ड दिया, जिससे उसके लिए ध्यान मेडिटेटिंग जारी रखना असंभव इम्पॉसिबल हो गया। ये वास्तव में शत्रु नेमेसिस है। जिस समय वह यहाँ नहीं था, हालांकि ऐसे समय थे जब उसके लिए सहन एंड्योर करना मुश्किल था, अपनी बर्फ दिल गुप्त कला आइस हार्ट सीक्रेट आर्ट का उपयोग करके उसे शांत काम डाउन होने में मदद मिली, और इस तरह के परीक्षण टेस्ट और प्रतिरोध रेजिस्टेंस के साथ उसकी मनस्थिति स्टेट ऑफ माइंड भी तेजी से सुधर इम्प्रूव गई थी। लेकिन जब उसने सुना कि वह वापस आ गया है तो उसकी बर्फ दिल गुप्त कला ने पूरी तरह से अपना प्रभाव अफेक्ट खो दिया था और वह शांत भी नहीं हो सकती थी। एक पल के लिए इसके बारे में सोचने के बाद सुमित्रा ने जोर नहीं दिया, इसके बजाय खड़ी हुई और दरवाजा खोला, खुद को एक ठंडी और अन्य सांसारिक आभा अदरवर्ल्डली ऑरा में लपेट लिया। उसका शरीर एक सफेद और त्रुटिहीन धुंधलापन फ्लॉलेस ब्लर में बदल गया क्योंकि वह तेजी से कुंडलीदार नाले कॉलिंग ड्रैगन स्ट्रीम की ओर पहुंची। कुंडलीदार नाले के किनारे बिसाइड जीवप्ति त्रिपाठी ने पीछे देखा, उसके चेहरे पर एक फीकी मुस्कान फेंट स्माइल दिखाई दी। बूढ़े राक्षस, जाओ और खुद से खेलो। जीवप्ति त्रिपाठी ने लापरवाही कैजुअली से बूढ़े राक्षस और आत्मा विदारक औजार को दूर फेंक दिया। आह, खांसी खांसी। बूढ़े राक्षस कुछ देर के लिए अवाक स्पीचलेस था, खुद से सोच रहा था, ये पुराना स्वामी 3 साल का बच्चा नहीं है। युवा स्वामी मुझे इस तरह कैसे खारिज डिसमिस कर सकता है? हालांकि कुंडलीदार नाले की शैतानी शक्ति डेमोनिक ची बूढ़े राक्षस के लिए बहुत आकर्षक अट्रैक्टिव थी, इसलिए उसने संकोच हेजिटेट नहीं किया और सीधे नीचे दौड़ रश्त गया। कुंडलीदार नाले के किनारे पर खड़ा स्टैंडिंग जीवप्ति त्रिपाठी ने एक पल के लिए इंतजार किया, इससे पहले कि एक सफेद आकृति तेजी से पहुंची और उससे लगभग 10 मीटर दूर रुक गई। उनके चारों आंखें मिली, दोनों कोमलता टेंडरनेस से भरी हुई थी। जीवप्ति त्रिपाठी की आंखें लालसा लॉन्गिंग से भरी हुई थी, जबकि सुमित्रा की आंखें कोमलता से भरी हुई थी। चुपचाप एक दूसरे को देखते हुए उन्होंने पिछले कुछ महीनों में एक दूसरे में परिवर्तन चेंजेस देखे। वह बहुत मजबूत स्ट्रॉन्गर और अधिक मजबूत रोबस्ट हो गया था, लेकिन उसकी आंखों में अदम्य अस्थिरता अनकंसीलेबल विसिसिट्यूड्स और उदासी सैडनेस का एक निशान था। इस तरह की मौसम की मार वेदर बीटन वाली अस्थिरता उसकी उम्र के व्यक्ति में दिखाई नहीं देनी चाहिए, लेकिन इसने उसे परिपक्वता मैच्योरिटी की भावना दी। अस्थिरता के इस फीके निशान को देखते हुए सुमित्रा के दिल में फीका दर्द फेंटली एक हुआ। वह जानती थी कि इन पिछले कुछ महीनों में जीवप्ति त्रिपाठी को बहुत सारी चीजों का सामना एनकाउंटर करना पड़ा होगा। नाम समीक्षा और नया नाम। इस भाग में कोई नया चीनी नाम नहीं आया है जिसे हिंदी में बदलने और सहेजने की आवश्यकता हो। क्या आप चाहते हैं कि मैं कहानी का अगला भाग अनुवाद करूं, या आप किसी अन्य विषय पर चर्चा करना चाहेंगे? 2 और 3। वह एक आकाशीय मोती सेलेस्टियल पर्ल की तरह थी। उसका स्वभाव टेम्परामेंट अधिक और अधिक अन्य सांसारिक
शुद्ध और त्रुटिहीन, फ्लॉलेस होता जा रहा था। कोई भी जो उसके सामने खड़ा होता था वह विनम्र, हम्बल और अपनी हीनता, इंफीरियॉरिटी पर शर्मिंदा, अशेम्ड महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाता था। बर्फ की तरह शुद्ध और जजेड की तरह पवित्र, उसका चेहरा अद्वितीय, पियरलेस था। उसकी त्वचा बर्फ की तरह सफेद थी, इतनी नाजुक, डेलिकेट कि थोड़ी सी स्पर्श, स्लाइटेस्ट टच से टूट सकती थी। नश्वर दुनिया, मॉर्टल वर्ल्ड में उतरी हुई एक परी, फेरी की तरह उसने पवित्रता, होलीनेस और अखंडनीय, इनवायलेबल, बड़प्पन, नोबिलिटी की भावना उत्सर्जित, एक्सुडेड की। हालांकि उसने एक बार उसे प्राप्त, पोजेस्ट कर लिया था और यहाँ तक कि उसके शरीर पर धृष्टता, प्रिजम्पचुअसली से काम भी किया था, इस बार उससे मिलने पर जीवप्ति त्रिपाठी को अभी भी एक अवास्तविकता, अनरियलिटी की भावना महसूस हुई। सुमित्रा का बड़प्पन और पवित्रता का जीवप्ति त्रिपाठी पर स्पष्ट रूप से थोड़ा सा भी प्रभाव, अफेक्ट नहीं पड़ा। अपने दिल में इतने लंबे समय तक दबाव, सप्रेसिंग और विरोध, रेजिस्टिंग करते हुए जीवप्ति त्रिपाठी ने 2 कदम आगे बढ़ाए और असभ्यता, अनसेरेमोनियसली से अपनी बाहों को सुमित्रा की कमर के चारों ओर लपेट लिया, उसे चूमने, किस के लिए अपना सिर नीचे किया। सुमित्रा ने जल्दी से उसे रोकने के लिए अपना हाथ उठाया, उसकी आवाज़ एक मच्छर, मॉस्किटोस जितनी नरम थी, नीचे जाओ। जैसे ही उसकी आवाज़ गिर गई, जीवप्ति त्रिपाठी निर्णायक, डिसाइसिवली रूप से कुंडलीदार नाले, कॉलिंग ड्रैगन स्ट्रीम की ओर नीचे कूद लेफ्ट गया। 1000 मीटर गिरने के बाद जीवप्ति त्रिपाठी के पंख खुले, अनफर्ड, और वह उसके द्वारा बनाई गई गुफा हवेली, केव मैंशन में उड़ गया। सुमित्रा की खूबसूरत आंखें चमक, फ्लैश ब्रिलियंटली उठी क्योंकि उसने कुछ आश्चर्य, सरप्राइज के साथ जीवप्ति त्रिपाठी की पीठ पर पंखों को घूरना, स्टेयर शुरू कर दिया। एकांत सेक्लूडेड गुफा में प्रवेश करते हुए जीवप्ति त्रिपाठी ने अपने पंख मोड़ फोल्ड लिए और उसके द्वारा ले जाए जा रहे 2 बड़े बैगों को जमीन पर फेंक थ्रू दिया। फिर उसने सुमित्रा को उठाया और उसे ऊपर ले गया। एक अर्थपूर्ण मुस्कान, मीनिंगफुल स्माइल उसके चेहरे पर थी क्योंकि वह कदम दर कदम पत्थर के बिस्तर, स्टोन बेड की ओर चला गया। सुमित्रा का दिल ऐसा लगा जैसे उसमें एक हिरन, डेयर भरा हुआ है। उसका दिल जंगली, वाइल्डली रूप से धड़क, थम्पिंग रहा था। हालांकि उसने इस तरह की चीज का 2 बार अनुभव किया था, अब इसके बारे में सोचने पर भी उसे थोड़ा शर्मिला, शाय महसूस हुआ और उसने जीवप्ति त्रिपाठी की बाहों में अपना सिर दफनाने, बेरिंग से खुद को रोक नहीं पाया। पत्थर के बिस्तर पर पहुंचकर उसने उसे धीरे से नीचे रखा। सुमित्रा ने साहपूर्वक, बोल्डली अपना सिर ऊपर उठाया और जीवप्ति त्रिपाठी की ओर देखा। उसके गाल लाल, फ्लश्ड रेड हो गए थे। चुंबन, किसेस के बीच उनकी सांसें धीरे धीरे भारी, हैवी हो गईं। एक शरीर आग की तरह गर्म, बर्निंग हॉट था, दूसरा बर्फ की तरह ठंडा, पियर्सिंग कोल्ड। दोनों एक दूसरे के लिए अंतहीन, एंडलेसली रूप से तरस, लॉन्गिंग रहे थे। एक नर्म आवाज के साथ जीवप्ति त्रिपाठी ने अपनी पागल इच्छाओं, क्रेजी डिजायर्स को दबाया और धीरे से सुमित्रा के कपड़े खोल, अनबटन दिए। धीरे से उसके चीनी मिट्टी, पोर्सिलेन जैसे नाजुक स्तनों, डेलिकेट ब्रेस्ट्स को प्रकट, रिवीलिंग किया। उसके कपड़े हवा में फड़फड़ाते, फ्लटरिंग रहे, उसके बाल बिखरे, डिशेवल्ड हुए थे। जीवप्ति त्रिपाठी पलट, फ्लिप्ड ओवर गया और उसे नीचे दबा, प्रेस डाउन दिया। बारिश और बादल उलट, ओवरटर्न गए। सुमित्रा हाफ गास्पिंग रही थी और उसका पूरा शरीर मिट्टी, मड जितना कमजोर, वीक था। इसके विपरीत जीवप्ति त्रिपाठी जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी अधिक और अधिक साहसी, करेजियस होता जा रहा था। वह अपनी भाले, स्पीयर के साथ आगे बढ़ने, चार्जिंग फॉरवर्ड वाले एक शूरवीर नाइट की तरह था। अंतहीन सहन शक्ति, स्टैमिना और पूरी तरह से भावना, स्पिरिट से भरा हुआ, वे बिना आराम, रेस्ट के पागलपन से एक दूसरे से टकराए, कोलाइडेड। भले ही सुमित्रा अपनी बर्फ दिल गुप्त कला, आइस हार्ट सीक्रेट आर्ट को संचालित, सर्क्यूलेटिंग कर रही थी, वह अपने दिल में शर्म को दबा नहीं सकी। उसका पूरा शरीर लाल रोशनी की एक परत, लेयर में ढका हुआ था और उसके बाल बिखरे हुए थे और पसीने, स्वेट से टपक, ड्रिपिंग रहे थे। क्या ये ठीक है? सुमित्रा ने अपने दिल में शर्म को दांत पीसकर, ग्रिटेड हर टीथ, सहन किया। उसने जीवप्ति त्रिपाठी की इच्छाओं का पालन किया और उसे एक ऐसी स्थिति में रखा गया जिसने उसे कुछ हद तक शर्मिंदा, अशेम्ड महसूस कराया। बहुत अच्छा, जीवप्ति त्रिपाठी ने जोर, फियर्सली से सिर हिलाया। उसकी भूख, एपेटाइट, भड़क पीक उठी। वह रात जब वह ऊंचे आसमान के मंडप, हाई हेवन पवेलियन में वापस आया, जीवप्ति त्रिपाठी और सुमित्रा ने पूरी रात शरारत, फूल्ड अराउंड की। सागर शहर के 1000 स्वर्ण वाइन मंडप, 1000 गोल्ड वाइन पवेलियन में उसके द्वारा देखी गई नक्काशी, काविंग्स और भित्ति चित्रों, म्यूरल्स को याद करते हुए जीवप्ति त्रिपाठी ने उन्हें कार्य, एक्शन में डाला। उसने उन्हें व्यवहार, प्रैक्टिस में डाला और उनकी खोज, एक्सप्लोर की। उसने इसका इतना आनंद एंजॉय लिया कि वह वापस लौटना भूल गया। उसका मन ऊंचा, हायर एंड हायर होता जा रहा था। सुमित्रा को बस नहीं पता था कि पुरुषों और महिलाओं के बीच के मामलों में इतनी विविधताएं, वेरिएशंस हो सकती हैं, इतनी विविधताएं। ये एक रहस्यमय मार्शल कला, मिस्टीरियस मार्शल स्किल की तरह था, जिसमें अनंत विविधताएं थीं। प्रत्येक विविधता लोगों को एक अलग तरह की भावना और खुशी, प्लेजर देती थी।
ये बस इतना था कि ये विविधताएं बहुत शर्मनाक एम्बैरेसिंग थी। सुमित्रा फीके रूप से सहन बेर नहीं कर सकी। अनगिनत विविधताओं काउंटलेस वेरिएशंस के बाद जीवप्ती त्रिपाठी ने पाया कि उसकी पसंदीदा स्थिति वह थी जिसे उसने आकाश गुफा विरासत हेवेंस केव इनहेरिटेंस में गलती से खोजा था। उसने सुमित्रा की पीठ को अपनी ओर मोड़ टर्न दिया, क्योंकि इसके बीच में सुमित्रा की पीठ पर सजीव लाइफ लाइक बर्फ फीनिक्स पैटर्न आइस फीनिक्स पैटर्न लगातार बह फ्लोइंग रहा था। उसकी नाजुक सफेद त्वचा पर उड़ फ्लाइंग रहा था। इस बर्फ फीनिक्स पैटर्न को देखते हुए, उसकी चिकनी पीठ, स्मूथ बैक और पतली कमर, स्लेंडर वेस्ट को देखते हुए जो रेशम सिल्क जितनी चिकनी थी, जीवप्ती त्रिपाठी को हमेशा एक अकथनीय इनएक्सप्लिकेबल उत्तेजना, एक्साइटमेंट और आवेग इम्पल्स महसूस होता था। वह जानता था कि चूंकि सुमित्रा में ये बर्फ फीनिक्स पैटर्न था, तो उसकी पीठ पर भी एक अग्नि ड्रैगन पैटर्न, फायर ड्रैगन पैटर्न होना चाहिए। यह आकाश गुफा विरासत से विरासत इनहेरिटेंस का स्रोत सोर्स था। उसके बाद दोनों ने दोहरी खेती डुअल कल्टिवेशन शुरू कर दी। उनके शरीर कसकर जुड़े टाइटली कनेक्टेड हुए थे और उन्होंने खुशीपूर्ण एकीकरण की कला आर्ट ऑफ जॉयस यूनिफिकेशन को संचालित ऑपरेटेड किया। पूरे दिन के बाद जीवप्ती त्रिपाठी और सुमित्रा दोनों ने महसूस किया कि उनकी ताकत में सुधार इम्प्रूव्ड हुआ है। सुधार ज्यादा नहीं था, लेकिन सबसे बड़ा लाभ यह था कि उनके शरीरों में जीवन शक्ति यूएनची अधिक शुद्ध प्यूर हो गई थी। खुशीपूर्ण एकीकरण की कला ने उनकी जीवन शक्ति को पिघलने, मेल्ट और संयम टेम्पर करने की अनुमति दी। जैसे जैसे दोहरी खेती की संख्या बढ़ी, उनके शरीरों में जीवन शक्ति अधिक और अधिक संघनित कंडेंस हो जाएगी। दोहरी खेती के बाद जीवप्ती त्रिपाठी प्रलोभन टेम्पटेशन का विरोध रेजिस्ट नहीं कर सका और सुमित्रा को फिर से बर्बाद रावेज कर दिया। धीरे से जीवप्ती त्रिपाठी के कपड़े पहनते हुए सुमित्रा की खूबसूरत आंखें वासना, लस्ट और संतुष्टि सैटिस्फैक्शन के संकेत हिंट से भरी हुई थी। वह वास्तव में डर गई थी। जीवप्ती त्रिपाठी अब एक अथक टायरलेस लड़ने वाली मशीन, फाइटिंग मशीन की तरह था। उसके भयंकर जोर बार बार ने उसे कमजोर, वीक और शक्तिहीन पावरलेस महसूस कराया। उसे डर था कि अगर उसने जीवप्ती त्रिपाठी के कपड़े नहीं पहने तो वह उसकी पकड़ क्लचेस से बच एस्केप नहीं पाएगी। कपड़े पहनने के बाद दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और पत्थर के बिस्तर पर ले डाउन गए। उन्हें अपनी भावनाओं फीलिंग्स के बारे में बात करने की आवश्यकता नहीं थी। प्रत्येक दूसरे के विचारों थॉट्स को महसूस फील कर सकता था। ठीक है, तुम्हारा अनुमान स्पेक्यूलेशन सच हो गया। सुमित्रा जीवप्ती त्रिपाठी की बाहों में लेट गई और अचानक कहा, क्या अनुमान? जीवप्ती त्रिपाठी उसके बालों की एक लड़ी स्ट्रैंड से खेल रहा था, तूफान के बाद की शांति पीस का आनंद ले रहा था। कुछ महीने पहले क्या तुमने नहीं कहा था कि आकाश गुफा विरासत हेवेंस केव इनहेरिटेंस का दिखाई देना बहुत से लोगों को शामिल इन्वॉल्व कर सकता है? बाहरी लोग आउटसाइडर्स आए। जीवप्ती त्रिपाठी का भाव गंभीर सीरियस हो गया। हाँ, मध्य राजधानी सेंट्रल कैपिटल के 8 महान परिवार 8 ग्रेट फैमिलीज ने किसी को नहीं भेजा, लेकिन विभिन्न परिवारों और संप्रदायों सेक्ट्स के सुनने के बाद की आकाश गुफा विरासत यहाँ दिखाई दी। बहुत से स्वामी आए। अब वे उन शिष्यों को जीतने विनोवर की कोशिश कर रहे हैं जो आकाश गुफा विरासत में प्रवेश एंटर कर चुके हैं। चाहे वह ऊंचे आसमान के मंडप, रक्त युद्ध गिरोह, ब्लड बैटल गैंग या तूफान हॉल, स्टॉर्म हॉल हो, कई शिष्य को भर्ती रिक्रूटेड किया गया है। ऊंचे आसमान के मंडप से किस तरह के लोग आए? जीवप्ती त्रिपाठी ने पूछा। उसके दिल में राहत रिलीफ का एक निशान था। कोई आश्चर्य नहीं कि जब वह उस रात संप्रदाय में वापस आया तो उसने उस पर झाड़ू स्वीप मारने वाली बहुत सारी दैवीय चेतनाएं डिवाइन सेंसेस महसूस की। ये पता चला कि वे विभिन्न परिवारों और महान बलों के स्वामी थे। जुवान प्रांत शैन प्रोविंस का डोंग परिवार डोंग फैमिली, यून प्रांत यून प्रोविंस का बाई परिवार बाई फैमिली, क्वंजू की बैंगनी फन घाटी पर्पल फर्न वैली, ये 3 महान बल, साथ ही कई अन्य महान बल काले बेर का शहर ब्लैक प्लम टाउन में गुप्त रूप से छिपे लर्किंग हुए हैं। डोंग परिवार। जीवप्ती त्रिपाठी का दिल हिल मूव गया। उन्होंने तुम्हें किस तरह की शर्तें कंडीशंस पेश ऑफर की? जीवप्ती त्रिपाठी ने पूछा। सुमित्रा तीनों संप्रदायों की नंबर 1 शिष्य थी और वह आकाश गुफा विरासत की विरासत प्राप्त करने वाली सबसे संभावित मोस्ट लाइकली व्यक्ति भी थी। तीनों महान बल निश्चित रूप से सुमित्रा को भर्ती करना चाहेंगे, इसलिए उनके द्वारा पेश की गई कीमत प्राइस स्वाभाविक रूप से कम नहीं होगी। अगर वे मुझे 2 साल के भीतर अमर उत्थान क्षेत्र इमॉर्टल असेंशन बाउंड्री में तोड़ने ब्रेक थ्रू में मदद करते हैं तो वे मुझे उनके पास सभी गोलियां, पिल्स और कलाकृतियां आर्टिफैक्ट्स देंगे और मेरा दर्जा स्टेटस एक बुजुर्ग एल्डर के समान सेम होगा। क्या बड़ा सौदा, बिग डील है। जीवप्ती त्रिपाठी धीरे से मुस्कुराया। तुम्हारी शर्तें क्या है? उनसे शादी मैरी करो। निश्चित रूप से मैं सहमत अग्री नहीं होंगी। सुमित्रा जीवप्ती त्रिपाठी की बाहों में सिमट स्नगल गई। हालांकि उन्हें संदेह सस्पेक्ट है कि मैंने विरासत प्राप्त कर ली है, उनके पास कोई निर्णायक सबूत कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है।
इसलिए वे बहुत दूर टू फार नहीं गए, लेकिन मैं पिछले कुछ दिनों से ऊंचे आसमान के मंडप में रह रही हूँ। इन तीनों महान बलों के युवा स्वामी, यंग लॉर्ड्स, सभी यहाँ है ना? जीवप्ति त्रिपाठी हंसा, स्नेहद। अगर आप एक सुंदरता, ब्यूटी का पीछा करना चाहते हैं तो आपको स्वाभाविक रूप से युवा स्वामी को आगे आने, कम फॉरवर्ड और उसका दिल जीतने, विन हर हार्ट की आवश्यकता है। लेकिन इन लोगों ने स्पष्ट रूप से गलत अनुमान, मिसकैलकुलेटेड, लगाया। यह उल्लेख मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है कि सुमित्रा पहले ही उसकी औरत थी और उसका उसके साथ एक अविभाज्य संबंध, इंसेपरेबल रिलेशनशिप था। इन संबंधों के बिना भी सुमित्रा के व्यक्तित्व, पर्सनालिटी के साथ उसके लिए सहमत होना असंभव था। बर्फदिल गुप्त कला ने उसे किसी भी चीज के बारे में चिंता न करने की अनुमति दी, तो ये चीजें उसे हिलाने मूव के लिए पर्याप्त कैसे हो सकती हैं? हाँ, सुमित्रा ने थोड़ा सिर हिलाया, पहुंचकर और जीवप्ति त्रिपाठी के गाल, चीक को सहलाते स्ट्रोकिंग हुए। तुम्हें चिंता, वरी करने की जरूरत नहीं है, मैं केवल तुम्हारी हूँ। मुझे चिंता नहीं है, जीवप्ति त्रिपाठी मुस्कुराया। अगर वे तुम्हें हिला सकते हैं तो वे अपने साधनों मीन्स का उपयोग कर सकते हैं। एक पल के मौन साइलेंस के बाद जीवप्ति त्रिपाठी भौहें चढ़ाने लगा। लेकिन मैं अभी भी बहुत नाखुश, अनहैप्पी हूँ। लानत है, वे इस पिता की औरत के बारे में विचार, आइडियाज रखने की हिम्मत करते हैं। सुमित्रा ने अपने होंठ सिकुड़े और मुस्कुराए। अपने दिल में कुछ मीठा, स्वीट महसूस कर रही थी। भले ही उसकी कोई इच्छा, डिजायर्स नहीं थी। जब उसने जीवप्ति त्रिपाठी को ईर्ष्या, जेलस करते देखा तो वह खुशी, हैप्पीनेस की एक बौछार, बर्स्ट महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाई। भोर, डॉन के बाद सुमित्रा चली गई। जीवप्ति त्रिपाठी ने इस समय के दौरान प्राप्त, ऑब्टेन्ड की गई चीजों को व्यवस्थित, ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया। अपनी गुफा हवेली के चारों ओर झलक, ग्लांसिंग दी और गुप्त, सीक्रेटली रूप से आश्चर्यचकित, सरप्राइज होने से खुद को रोक नहीं पाया। उसने पाया कि उसकी गुफा हवेली में बहुत बदलाव, ग्रेटली चेंज्ड, आया था। जब वह चला गया था तो ये बस एक ठंडी और अंधेरी गुफा थी, लेकिन अब ये गुफा एक नए घर, न्यू होम की तरह थी। न केवल मेज, टेबल्स और कुर्सियां, चेयर्स थी, बल्कि फूलों के कई बर्तन, पॉट्स ऑफ फ्लावर्स भी थे। दीवारों पर लटकी हुई बहुत सारी सुलेख, कैलीग्राफी और पेंटिंग्स भी थी। हर जगह सजावट, डेकोरेशंस थी। यहाँ तक कि पत्थर के बिस्तर में भी एक गर्म, वार्म और आरामदायक बिस्तर, कंफर्टेबल बेडिंग था, जिसे उसने इतने लंबे समय तक सुमित्रा के साथ शरारत करते समय ध्यान, नोटिस नहीं दिया था। ये शांत, शियनिंग चैंग और सुमित्रा के परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन का परिणाम, रिजल्ट होना चाहिए। परिवर्तन काफी अच्छा था। गुफा के प्रवेश द्वार, एंट्रेंस पर चलते हुए जीवप्ति त्रिपाठी ने यिन यांग मॉन्स्टर जिनसेंग को अपना सिर उदास, डिस्पिरिटेडली लटकाते हैंगिंग हुए देखा। उसके चेहरे के नक्श, फेशियल फीचर्स एक साथ सिकुड़े, स्क्रंच्ड हुए थे, जैसे कि वह गुस्सा, एंग्री था। जब जीवप्ति त्रिपाठी उस रात वापस आया तो इस संवेदी विश्व आत्मा जिनसेंग, सेंटिएंट वर्ल्ड स्पिरिट जिनसेंग ने उसका अभिवादन, ग्रीटेड हिम किया था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसलिए वह उदास, डिप्रेस्ड महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाया। यिन यांग मॉन्स्टर जिनसेंग का भी अच्छी तरह से ध्यान रखा गया था। यहाँ अमृत शक्ति, यांगची, बहुत समृद्ध, रिच थी, इसलिए सुमित्रा को बस हर कुछ दिनों में इसे थोड़ी जीवन शक्ति, युएनची, देने की आवश्यकता थी। जीवप्ति त्रिपाठी हंसा, नीचे बैठा और उसे अमृत रस, यांग लिक्विड की 2 बूंदें खिलाई, जिसने तुरंत यिन यांग मॉन्स्टर जिनसेंग को खुश, हैप्पी कर दिया। यिन यांग मॉन्स्टर जिनसेंग के बगल में पालती मारकर, क्रॉस लेग बैठकर जीवप्ति त्रिपाठी के विचार चमके और गूढ़ काली पुस्तक, वर्डलेस ब्लैक बुक, उसके हाथ में दिखाई दी। इन दिनों हर बार जब वह टूट जाता था, चाहे वह एक मामूली क्षेत्र, माइनर रेल्म हो या एक महान क्षेत्र, ग्रेट रेल्म, जीवप्ति त्रिपाठी गूढ़ काली पुस्तक की जांच, एग्जामिन करता था, इसके रहस्यों, मिस्टरीज में झांकने, ट्राई की उम्मीद करता था। लेकिन हर बार वह उच्च आत्माओं, हाई स्पिरिट्स में आता था, केवल निराशा, डिसअपॉइंटमेंट में लौटने के लिए। कुछ बार के बाद जीवप्ति त्रिपाठी अब पहले जितना उत्साही, एंथुसियास्टिक नहीं था। काली पुस्तक ने पहले ही उसकी बहुत मदद की थी, इसलिए भले ही वह भविष्य में इससे कुछ भी प्राप्त नहीं कर सका, जीवप्ति त्रिपाठी को विश्वास, कॉन्फिडेंट था कि वह मजबूत, ग्रो स्ट्रॉन्गर हो सकता है। ऐसा सोचकर वह काफी बेहतर महसूस करने लगा। दूसरों पर भरोसा रिलाय करने की तुलना में खुद पर भरोसा करना बेहतर था। काली पुस्तक कितनी भी अच्छी क्यों न हो, अगर उसने कड़ी मेहनत, वर्क हार्ड नहीं की तो ये बेकार, यूजलेस होगी। इस बार ये बस एक आदतन परीक्षा, हैबिचुअल एग्जामिनेशन थी। जीवप्ति त्रिपाठी को इससे कुछ भी प्राप्त होने की उम्मीद नहीं थी, इसलिए उसने लापरवाही, कैजुअली से 5वां पृष्ठ पलटा और काली पुस्तक में जीवन शक्ति, युएनची, डाली। पहले के विपरीत, जब पत्थर समुद्र में डूब, सैंक इनटू द सी गया था, काली पुस्तक ने वास्तव में इस बार प्रतिक्रिया, रिएक्टेड दी। हो, जीवप्ति त्रिपाठी उत्साहित, एक्साइटेड महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाया। चौड़ी आंखें, वाइड आइज के साथ काली पुस्तक को घूरते हुए इसमें जीवन शक्ति डालना जारी रखा। लहरों, रिपल्स की परतें, लेयर्स बाहर की ओर फैली और जल्द ही बाद में
काली पुस्तक से सुनहरी रोशनी, गोल्डन लाइट की किरणें, रेस दिखाई दी। हालांकि पहले के विपरीत सुनहरी रोशनी की ये किरणें काली पुस्तक से बाहर नहीं निकली। इसके बजाय वे एक साथ जुड़ कनेक्टेड गई, घनी डेंसली रूप से एक साथ भरी हुई थी, जैसे एक जटिल सरणी कॉम्प्लेक्स अरे। जल्द ही बाद में बड़े शब्दों की एक पंक्ति, लाइन ऑफ लार्ज वर्ड्स, दिखाई दी। दवा राजा की घाटी, असंख्य दवा तालाब, मेडिसिन किंग्स वैली, मिरियड ड्रग पॉन्ड। एक पल बाद बड़े शब्दों की यह पंक्ति गायब हो गई और काली पुस्तक पर सुनहरी रोशनी भी धीरे धीरे गायब हो गई। जीवप्ति त्रिपाठी भौहें चढ़ाने लगा। ये बार पहले से बहुत अलग था। काली पुस्तक ने उसे कुछ भी नहीं दिया, लेकिन इसके बजाय उसे एक जगह का नाम दिया। 204 दवा राजा की घाटी, मेडिसिन किंग्स वैली। जीवप्ति त्रिपाठी स्वाभाविक रूप से इसके बारे में जानता था। ये एक बहुत ही विशेष बल, स्पेशल फोर्स था। घाटी रसायनज्ञों, एल्केमिस्ट से भरी हुई थी जो रस विद्या, एल्केमी में निपुण प्रोफेशनल थे। दवा राजा की घाटी में लोग आवश्यक रूप से मजबूत नहीं थे, नहीं उनकी तरीके मेथड्स। उनकी समग्र युद्ध शक्ति, ओवरऑल कॉम्बैट स्ट्रेंथ को तो एक प्रथम दरबल, फर्स्ट रेट फोर्स से भी कमतर, इंफीरियर कहा जा सकता था, केवल एक द्वितीय दरबल, सेकंड रेट फोर्स से थोड़ा मजबूत। हालांकि ये वही गुट फैक्शन था जिसका इतिहास, हिस्ट्री किसी भी अन्य गुट की तुलना में बहुत लंबा था। कहा जाता है कि बहते समय के महान सम्राट, फ्लोइंग टाइम ग्रेट एम्परर, हजारों वर्षों से आसपास थे। इन वर्षों में यहाँ तक कि कई महाशक्तियों, सुपर फोर्सेस को इतिहास की लंबी नदी में मिटा, वाइप्ड आउट दिया गया था, लेकिन दवा राजा की घाटी अभी भी अमर, इमॉर्टल थी। उसकी स्थिति अलौकिक, ट्रांसेंडेंट थी। यहाँ तक कि मध्य राजधानी के 8 महान परिवार भी दवा राजा की घाटी के अस्तित्व, एग्जिस्टेंस को कम अंडर एस्टिमेट आंकने की हिम्मत नहीं करते थे, क्योंकि हर साल कई कृषक, कल्टिवेटर, रस विद्या में मदद के लिए रसायन मास्टर्स, एल्केमी मास्टर्स से पूछने के लिए सामग्री, मटेरियल्स दवा राजा की घाटी में लाते थे। दवा राजा की घाटी किसी भी बल से अविच्छेद्य, इनएक्सट्रिकेबली लिंक्ड रूप से जुड़ी हुई थी। दूसरे शब्दों में, जो कोई भी दवा राजा की घाटी को नुकसान, हार्म पहुंचाने की हिम्मत करता था, वह पूरी दुनिया का दुश्मन, एनिमी बन रहा होता। एक अफवाह रूमर थी कि अतीत में महान संप्रदायों, ग्रेट सेक्ट्स में से एक की संप्रदाय मास्टर रस विद्या में मदद के लिए रसायन मास्टर्स से पूछने के लिए दवा राजा की घाटी गए थे, लेकिन कुछ कारणों से उन्हें मना रिफ्यूज कर दिया गया था। संप्रदाय मास्टर अपमान, ह्यूमिलिएशन से गुस्से, रेज में आ गए और वास्तव में रसायनज्ञ को मार डाला जिसने मना कर दिया था। ये एक बड़ी गलती, बिग मिस्टेक थी। दवा राजा की घाटी के एक एकल आह्वान, सिंगल कॉल के साथ यह महान संप्रदाय एक ही रात में नष्ट, अनाइलेटेड हो गया। अफवाहें आवश्यक रूप से सच नहीं थी, लेकिन धुएं, स्मोक के बिना आग नहीं लगती। इससे ये देखा जा सकता था कि दवा राजा की घाटी का प्रभाव, इन्फ्लुएंस कितना भयानक, टेरिफाइंग था। और असंख्य दवा तालाब, मिरियड ड्रग पॉन्ड, दवा राजा की घाटी का एक निश्चित क्षेत्र, फॉरबिडन एरिया था। यह अफवाह थी कि चमत्कार, मिरेकल्स अक्सर वहां होते थे। कई निपुण रसायनज्ञों, प्रोफिशिएंट एल्केमिस्ट्स ने दवा राजा की घाटी के रस विद्या पूर्वजों, एल्केमी एंसेस्टर्स की अंतर्दृष्टि, इनसाइट्स प्राप्त की थी। गूढ़ काली पुस्तक, वर्डलेस ब्लैक बुक ने शब्दों की ऐसी एक पंक्ति प्रदर्शित, डिस्प्लेड की। इसने जीवप्ति त्रिपाठी को कुछ हद तक भ्रमित, कंफ्यूज्ड कर दिया। क्या ये हो सकता है कि उसे कुछ ढूंढने के लिए दवा राजा की घाटी के असंख्य दवा तालाब में जाना पड़े? हालांकि उसे ऐसा एक अनुमान, गेस था, जीवप्ति त्रिपाठी निश्चित रूप से अभी नहीं जाएगा। सबसे पहले, वह रस विद्या के बारे में कुछ नहीं जानता था। अगर वह वहां जाता, तो उसे केवल बाहर निकाल, ड्रिवन आउट दिया जाएगा। दूसरी बात, उसे पहले अपनी ताकत में सुधार, इम्प्रूव करने की आवश्यकता थी। फिर वह दवा राजा की घाटी में सुरक्षित रूप से घुसपैठ, इन्फिल्ट्रेट करने और एक अवसर, अपॉर्चुनिटी के लिए इंतजार करने के लिए एक अच्छा तरीका सोचेगा। गूढ़ काली पुस्तक को दूर रखते हुए जीवप्ति त्रिपाठी ने अपना हाथ खोला और एक चूषण बल, सक्शन फोर्स के साथ जमीन पर एक पैकेज उड़ फ्लू ओवर आया। वस्तुओं का ये बैग 300 साल पहले विदेशी शक्तियों, ओवरसीज पावर्स द्वारा लॉस्ट दिया गया था। अब जब वे उसके हाथों में गिर गए थे, तो उसे उनका उपयोग, मेक यूज ऑफ देम, करना चाहिए। जब वह छिपे हुए द्वीप, हिडन आइलैंड पर था, जीवप्ति त्रिपाठी अपने खुद के उपयोग के लिए एक कलाकृति, आर्टिफैक्ट को परिष्कृत, रिफाइन करना चाहता था। लेकिन उस समय, क्योंकि वह अभी भी विदेश में था, वह इन कलाकृतियों में प्रतिबंधों, रिस्ट्रिक्शंस को ट्रिगर करने और उस संप्रदाय द्वारा पता लगाए जाने, डिटेक्टेड से डरता था जिससे वे संबंधित थे। लेकिन अब यह अलग था। वह ऊंचे आसमान के मंडप, हाई हेवन पवेलियन में वापस आ गया था। ये समुद्र से 1,08,000 मील दूर, 108,000 माइल्स अवे था। भले ही प्रतिबंध सक्रिय, एक्टिवेटेड हो गया हो, यह इतनी दूर की दूरी को संचारित, ट्रांसमिट करने में सक्षम नहीं होगा। अगर वह भविष्य में इसका सावधानी, केयरफुली से उपयोग करता है, तो किसी भी समस्या के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। 3 कलाकृतियां थीं, टाई सील के अलावा, जिसे सक्रिय करने के लिए एक विशेष हृदय मंत्र, स्पेशल हार्ट मैंट्र की आवश्यकता थी। शेष एक तलवार,
स्वॉर्ड और एक रक्त बेगोनिया ब्लड बेगोनिया था। तलवार 3 फुट और 3 इंच लंबी थी और उसका पूरा शरीर गहरा लाल क्रिम्सन रेड था, जैसे कि उसके भीतर खून फ्लोइंग रहा हो। इसकी थोड़ी जांच प्रोबिंग करने के बाद जीवक्ति त्रिपाठी को तलवार के भीतर से एक दयनीय चीख मिसेबल श्रीक आने पर आश्चर्य हुआ। हत्यारी आभा मर्डरस और दमनकारी अप्रेसिव थी, किसी के मन को परेशान डिस्टर्बिंग कर रही थी। अगर एक कमजोर मन वीक माइंड वाला व्यक्ति इस आवाज को सुनता तो वह सबसे अधिक संभावना में मौके पर दानव जाति डेमन रेस बन जाएगा और हमेशा के लिए बुराई के मार्ग इवल पाथ में गिर जाएगा। यह अशुभ हथियार ओमिनस वेपन असुर संप्रदाय असुर सेक्ट की सबसे कीमती कलाकृति असुर तलवार असुर स्वॉर्ड थी। जीवक्ति त्रिपाठी अत्यधिक प्रसन्न ओवरजॉयड था क्योंकि उसने इस तलवार से काफी निकटता क्वाइट क्लोज महसूस की थी। उसके द्वारा उत्सर्जित एक्सुडेड हत्यारी आभा उस आभा के बहुत समान थी जो उसने अदम्य इच्छा अनयील्डिंग विल को प्रदर्शित डिस्प्ले करते समय उत्सर्जित की थी। ये सटीक रूप से इस तरह की समानता थी, इस कारण से उसके और तलवार के बीच ज्यादा कोई बाधा बैरियर नहीं थी। यह अच्छा था, कम से कम एक स्वर्ग श्रेणी शीर्ष रैंक कलाकृति हेवन ग्रेड टॉप रैंक आर्टिफैक्ट। इसके अलावा ये वर्ड स्लॉटर की एक तलवार थी। हाथ में इस तलवार के साथ किसी की हमला शक्ति अटैक पावर तेजी से बढ़ेगी शार्पली इंक्रीज। असुर तलवार को नीचे रखते हुए जीवक्ति त्रिपाठी ने तब गहरा लाल रक्त बेगोनिया क्रिम्सन ब्लड बेगोनिया उठाया। उसमें एक बेगोनिया फूल बेगोनिया फ्लावर की दिखावट अपीयरेंस थी, लेकिन यह अतुलनीय इनकॉम्परेबली रूप से आकर्षक एन्चांटिंग लग रहा था। पंखुड़ियां पेटल्स चाकुओं नाइव्स की तरह तेज शार्प थी, एक अजीब स्ट्रेंज और खतरनाक डेंजरस आभा उत्सर्जित कर रही थी। 300 साल तक मुहरबंद सील्ड होने के बाद भी यह अभी भी इस बेगुनिया फूल की हत्यारी आभा को मिटा अरेज नहीं सका। एक और हत्या कलाकृति किलिंग आर्टिफैक्ट। अतीत में गिरते फूल संप्रदाय फॉलिंग फ्लावर्स कल्ट को गिनती के दुश्मनों एनिमीज को मारने के लिए इस कलाकृति पर भरोसा करना पड़ा होगा। इसे खून की तरह लाल रंग डाइंग पड़ा होगा। दोनों कलाकृतियां बहुत अच्छी थी, जैसे कि वे उसके लिए विशेष रूप से बनाई गई हो टेलर मेड। जीवक्ति त्रिपाठी ने एक को देखा और फिर दूसरे को चुनने चूज के लिए कुछ हद तक झिझक हेजिटेंट रहा था। एक पल के लिए सोचने के बाद जीवक्ति त्रिपाठी ने अपना मन मजबूत स्टील्ड हिज हार्ट किया और उन दोनों को परिष्कृत करने का फैसला किया। किसी भी स्थिति में ये बस थोड़ा अधिक जीवन शक्ति यूएनची और समय खपत कंज्यूम करेगा। अपना मन बनाने के बाद जैसे ही वह शुरू करने वाला था, कुछ पत्थर ऊपर से नीचे गिरे रसल डाउन। जीवक्ति त्रिपाठी ने ऊपर देखा, उसके मुंह के कोने कॉर्नर्स ऑफ हिज माउथ एक मुस्कान में उठ गए। उसकी गुफा हवेली के स्थान लोकेशन को केवल 2 लोग जानते थे, एक सुमित्रा सुयान थी, दूसरी रवीना सिंह शियनिंग चैंग थी। सुमित्रा अभी चली गई थी, इसलिए वह निश्चित रूप से वापस नहीं आई होगी, इसलिए दूसरे व्यक्ति का अनुमान लगाने की आवश्यकता नहीं थी। निश्चित रूप से एक पल बाद रवीना सिंह ऊपर से अंदर और फ्लुएंट गई। जीवक्ति त्रिपाठी प्रवेश द्वार को अवरुद्ध ब्लॉकिंग कर रहा था, इसलिए दोनों लगभग टकरा कोलाइडेड गए। जीवक्ति त्रिपाठी एक तरफ झुक लीन टू द साइड गया और उसे पीछे खींच लिया, जिससे वह उसके बगल में सुरक्षित रूप से उतर लैंड सकी। उस पर मुस्कुराते हुए उसने कहा, छोटी वरिष्ठ बहन लिटिल सीनियर सिस्टर, मैं वापस आ गया हूँ। रवीना सिंह की आंखें पानी से भरी हुई थी। इतने लंबे समय के बाद फिर से मिलने रीयूनाइटिंग की खुशी जॉय और उत्तेजना एक्साइटमेंट को छिपाने में असमर्थ थी। उसका चेहरा अभी भी एक घूंघट वेल से ढका हुआ था और उसका माथा अभी भी नीलम सफायत से सजा हुआ था, इसलिए जब उसने जीवक्ति त्रिपाठी को इतनी हल्की लाइटली से कहते हुए सुना तो उसने अपनी आंखें झपकाई, ब्लिंक्ड और लगभग रो क्राई पड़ी। कुछ महीने पहले जब वह चला गया था तो उसने अलविदा तक नहीं कहा था, केवल एक पत्र लेटर पीछे छोड़ गया था। अब जब वह वापस आ गया था तो उसने उसे बताया तक नहीं। वह वास्तव में बहुत क्रूर था। उसकी लाल आंखों को देखते हुए जीवक्ति त्रिपाठी ने और बकवास नॉनसेंस बोलने की हिम्मत नहीं की, इस डर से कि वह गलती से उसे रुला मेक क्राई देगा। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं वापस आ गया हूँ? जीवक्ति त्रिपाठी ने उसका ध्यान भटकाने डाइवर्ट हर अटेंशन की कोशिश की। सुमित्रा ने मुझे बताया। रवीना सिंह सूंघा स्निफल अपने दिल में कड़वाहट बिटनेस का विरोध कर रही थी। अपने कपड़ों को निचोड़ते रिंगिंग हर क्लोथ्स हुए उसने फीके रूप से कहा, अगर उसने मुझे नहीं बताया होता तो मुझे पता नहीं चलता। मैं बस तुम्हें बताने वाला था। जीवक्ति त्रिपाठी ने एक दोषी अंतरात्मा गिल्टी कॉन्शियंस के साथ कहा। सच में? रवीना सिंह ने ऊपर देखा, उसकी आंखें खुशी से भरी हुई थी। निश्चित रूप से। जीवक्ति त्रिपाठी ने सिर हिलाया। छोटी वरिष्ठ बहन को फुसलाना कोक्स बहुत आसान था, इसलिए उसकी निराशा डिसअपॉइंटमेंट और शिकायत ग्रीवेंस जल्दी से बिखर डिस्पर्स्ड गई, केवल खुशी और प्रसन्नता हैप्पीनेस छोड़कर। कम से कम तुम में अभी भी थोड़ा विवेक कॉन्शियंस है। रवीना सिंह ने मुंह फुलाया, पाउटेड। मैं तुम्हारे लिए एक उपहार गिफ्ट भी लाया हूँ। जीवक्ति त्रिपाठी ने अपने दांतों के माध्यम से झूठ बोला, लाइट थ्रू हिज टीथ। कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि उसने ये कहा, रवीना सिंह स्पष्ट रूप से मुस्कुराए,
उसकी आंखें अर्धचंद्र क्रेसेंट्स में घुमावदार कर्व थी। उसका दिल मिठास, स्वीटनेस और संतुष्टि सैटिस्फैक्शन से भरा हुआ था। क्या उपहार? वह फिर से जिज्ञासु क्यूरियस थी। जीवक्ति त्रिपाठी फीके रूप से मुस्कुराया, खड़ा हुआ और दूसरे बड़े पैकेज के सामने चला गया। उसने पहुंचकर उसे खोला। दुर्लभ खजानों रेयर ट्रेजर्स के एक बड़े पैकेज की ओर इशारा पॉइंटिंग करते हुए। कुछ औषधीय जड़ी बूटियां, मेडिसिनल हर्ब्स। इतनी सारी। रवीना सिंह हैरान शॉक थी। वह आगे बढ़ी और बस एक झलक ग्लांस के साथ वह इन जड़ी बूटियों के नाम और ग्रेड जानती थी। जब तुम खेती कल्टिवेट करती हो तो तुम्हें गोलियां पिल्स लेने की आवश्यकता नहीं है। देखो कि तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता है या नहीं और बस उसे ले लो। जीवक्ति त्रिपाठी बहुत उदार जेनरस था, लेकिन उसने काफी दोषी गिल्टी भी महसूस किया। वह बाहर गया और सुमित्रा और रवीना सिंह के लिए एक उपहार वापस लाने के बारे में नहीं सोचा। उसे वास्तव में नहीं करना चाहिए था। मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। रवीना सिंह ने एक एक करके जड़ी बूटियों की जांच की, फिर अपना सिर ऊपर उठाया और कहा, मैं उन्हें गोलियों में परिष्कृत रिफाइन करने में तुम्हारी मदद करूंगी। ये बहुत परेशानी ट्रबलसम वाला है। कौन जानता था कि जड़ी बूटियों के इस बड़े पैकेज को गोलियों में परिष्कृत करने में कितने दिन लगेंगे। ये परेशानी वाला नहीं है। रवीना सिंह हंस पड़ी। जब मैं गोलियों को परिष्कृत करती हूँ तो मैं खेती भी करती हूँ। इसके अलावा यह मेरे ध्यान मेडिटेट करने की तुलना में बहुत तेज है। मैं जिन जड़ी बूटियों को परिष्कृत करती हूँ उनका ग्रेड जितना उच्च हायर होता है, यह मुझे उतना ही अधिक लाभ बेनिफिट्स पहुंचाएगा। छोटे भाई, अभ्यास प्रैक्टिस करने के लिए इतनी सारी सामग्री वापस लाना पहले से ही सबसे अच्छा उपहार है। क्या तुम मुझसे झूठ लायक नहीं बोल रही हो? जीवक्ति त्रिपाठी ने संदेह सस्पिशियसली से उसे देखा। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, रवीना सिंह ने गुस्से से कहा। अहम, मैं भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ, जीवक्ति त्रिपाठी ने असहज ऑकवर्डली रूप से कहा। चूंकि ऐसा है तो मुझे छोटी वरिष्ठ बहन को परेशान ट्रबल करना होगा। हाँ, तुम अपना काम करने जा सकते हो। मैं अपनी गोलियों को परिष्कृत करूंगी। रवीना सिंह स्पष्ट रूप से बहुत खुश थी। जीवक्ति त्रिपाठी ने कुछ देर के लिए उसे देखा और पाया कि वह इन जड़ी बूटियों से बहुत परिचित फैमिलियर थी। उसने जल्दी से जड़ी बूटियों के बड़े पैकेज को छांट सॉर्टेड आउट लिया और उन्हें व्यवस्थित ऑर्गेनाइज्ड कर लिया। मुस्कुराते हुए जीवक्ति त्रिपाठी भी गुफा के प्रवेश द्वार पर चला गया और खुद को व्यस्त बिजी करने लगा। गुफा के अंदर रवीना सिंह ने धीरे से गुनगुनाया, हम, क्योंकि उसने अपनी अद्भुत रस विद्या कौशल अमेजिंग एल्केमी स्किल्स का उपयोग किया। उसने कई जड़ी बूटियों को औषधीय तरल मेडिसिनल लिक्विड्स में परिष्कृत किया, फिर उन्हें गोलियों में संघटित कंडेंस किया। जीवक्ति त्रिपाठी ने असुर तलवार को परिष्कृत करने के लिए जीवन शक्ति यूएनजी का उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित फोकस किया। समय धीरे धीरे बीता और जैसे जैसे रवीना सिंह ने अधिक और अधिक गोलियों को परिष्कृत किया, सामग्री का बड़ा पैकेज धीरे धीरे कम ड्विंडल होता गया। जब वह परिष्कृत करने से थक जाती थी तो वह आराम रेस्ट करने के लिए रुक जाती थी और गुफा के प्रवेश द्वार पर बैठी आकृति फिगर की पीठ को देखती थी। कुछ देर बाद वह संतुष्ट सैटिस्फाइड होती थी और गोलियों को परिष्कृत करना जारी रखती थी। हर दिन रवीना सिंह को बाहर जाना पड़ता था। आखिरकार अनीशपाल यादव मेंगुया उसके साथ एक खजाने ट्रेजर की तरह व्यवहार करता था। अगर एक दिन वह गायब वेंट मिसिंग हो जाती है तो बूढ़ा आदमी अनीश ओल्ड मैन मेंग निश्चित रूप से उसे खोजेगा, जिससे अनावश्यक परेशानी अननेसेसरी ट्रबल होगी। 4 या 5 दिनों के बाद जीवक्ति त्रिपाठी के हाथ में असुर तलवार धीरे धीरे उसके मन माइंड से जुड़ कनेक्टेड गई। जीवक्ति त्रिपाठी इस हत्या कलाकृति की अत्याचारी शक्ति टिरानिकल पावर और बुराई शक्ति इविल ची को तेजी से महसूस कर सकता था। स्वर्ग श्रेणी शीर्ष रैंक कलाकृति के योग्य केवल यह एक कलाकृति अकेले जीवक्ति त्रिपाठी की लड़ने की ताकत फाइटिंग स्ट्रेंथ को एक पूरे नए स्तर होल न्यू लेवल तक बढ़ाने रेस के लिए पर्याप्त थी। असुर तलवार को अपने शरीर में मार्गदर्शन गाइडिंग करते हुए जीवक्ति त्रिपाठी हाफने गास्पिंग फॉर ब्रेथ से खुद को रोक नहीं पाया। इसे परिष्कृत करने में इतने दिन खर्च करना जीवक्ति त्रिपाठी के लिए एक छोटा बोझ बर्डन नहीं था। शक्ति केंद्र डैंशन में बची अमृत रस यांग लिक्विड की छोटी मात्रा को एक बार फिर से खपत कंज्यूम किया गया। मुझे अपनी अमृत रस की भरपाई रिप्लेनिश करने का एक रास्ता ढूंढना होगा। ऊपर देखते हुए जीवक्ति त्रिपाठी ने अपने गति कौशल मूवमेंट स्किल का उपयोग किया और बाहर उड़ गया। कुछ देर बाद वह अपने हाथों में 2 आत्मा घास स्पिरिट ग्रासेस के साथ वापस आया। ये एक दिल था जिसे कुछ महीने पहले लगाया प्लांटेड गया था। इसे उस समय लैंचुडी से खरीदा गया था। दोनों आत्मा घास लंबे समय से परिपक्व मचोर हो गई थी, इसलिए जीवक्ति त्रिपाठी उन्हें रवीना सिंह के पास लाया और उन्हें गोलियों में परिष्कृत करने के लिए कहा। उन्हें निगलने स्वॉलोइंग के बाद उसने आखिरकार कुछ अमृत रस संगठित किया। पर्याप्त अमृत रस के साथ जीवक्ति त्रिपाठी ने 1000 फूल रक्त बेगोनिया 1000 ब्लॉसमिंग ब्लड बगोनिया को परिष्कृत करना जारी रखा। कुछ दिनों के बाद गिरते फूल कलाकृति फॉलिंग फ्लावर्स आर्टिफैक्ट को आखिरकार जीवक्ति त्रिपाठी के शरीर में अवशोषित अब्जॉर्ब कर लिया गया।
एक पंक्ति में 2 स्वर्ग श्रेणी कलाकृतियां हेवन ग्रेड आर्टिफैक्ट्स प्राप्त करने के बाद जीवप्ती त्रिपाठी की ताकत में बहुत वृद्धि ग्रेटली इंक्रीज्ड हुई थी। हालांकि वह अभी इन 2 कलाकृतियों की पूरी शक्ति का उपयोग करने में असमर्थ था। जब तक वह उन्हें जीवन शक्ति यूएनची से पोषण नरिश करना जारी रखता है, एक दिन वे चमकने शाइन में सक्षम होंगे। जड़ी बूटियों को लंबे समय से रवीना सिंह द्वारा विभिन्न प्रकार की गोलियों में परिष्कृत किया गया था, 1 दर्जन से अधिक बोतलों को भरते हुए। परिष्कृत की गई सबसे कम ग्रेड की गोलियां पृथ्वी श्रेणी अर्थ ग्रेड की थी, जबकि कुछ स्वर्ग श्रेणी की भी थी। उनका मूल्य अतुलनीय अमेजरेबल था। अगर वह इन सभी गोलियों को खाता तो जीवप्ती त्रिपाठी का अनुमान था कि वह कम से कम 1 या 2 छोटे क्षेत्रों स्मॉल रेल्म्स से अपनी खेती कल्टीवेशन को बढ़ा सकता था। हालांकि वे बहुत अधिक थे, इसलिए अगर वह उन सभी को एक बार में खाता तो उन्हें परिष्कृत करने में उसे निश्चित रूप से एक लंबा समय लगेगा। इसलिए जीवप्ती त्रिपाठी का इरादा उन्हें अभी उपभोग कंज्यूम करने का नहीं था। उसे संप्रदाय में वापस आए आधा महीना हो गया था, इसलिए बाहर जाने और स्थिति सिचुएशन को देखने का समय आ गया था। तीनों महान बल वर्तमान में ऊंचे आसमान के मंडप में थे और उनके तीनों युवा स्वामी यंग लॉर्ड्स सुमित्रा पर डिजाइन्स रखते थे। जीवप्ती त्रिपाठी बस कैसे सिट बैक सकता था और देख सकता था। वह उसकी औरत थी। नाम समीक्षा और नया नाम। इस भाग में कोई नया चीनी नाम नहीं आया है जिसे हिंदी में बदलने और सहेजने की आवश्यकता हो। जीवप्ती त्रिपाठी अब बाहर जाने और सुमित्रा पर नजर रखने वाले युवा स्वामियों का सामना करने की योजना बना रहा है। क्या आप अगले भाग का अनुवाद चाहते हैं? 205 वर्तमान में ऊंचे आसमान के मंडप हाई हेवन पवेलियन में 3 बल थे। पहला डोंग परिवार डोंग फैमिली था, दूसरा बाई परिवार बाई फैमिली था और तीसरा बैंगनी फर्न घाटी पर्पल फर्न वैली था। उनमें से किसी को भी उकसाना प्रवोक आसान नहीं था। ये बल मध्य राजधानी सेंट्रल कैपिटल के 8 महान परिवारों 8 ग्रेट फैमिलीज के बाद दूसरे स्थान पर थे। ये बल दूसरों को डरा इंटिमिडेट सकते थे, लेकिन वे जीवप्ती त्रिपाठी यांकई को निश्चित रूप से नहीं डरा सकते थे। इन दिनों जीवप्ती त्रिपाठी ने रवीना सिंह शियनिंग चैंग से भी बहुत सी जानकारी पूछी थी, इसलिए उसके मन में स्वाभाविक रूप से एक योजना थी। ऊंचे आसमान के मंडप से गुजरते हुए जीवप्ती त्रिपाठी सबसे पहले योगदान मंडप कंट्रीब्यूशन हॉल में अनीश पाल यादव मेंगुया का अभिवादन ग्रीट करने गया। जब उसने जीवप्ती त्रिपाठी को देखा तो अनीश पाल यादव का बुरा चेहरा अचानक उदास सलन हो गया, जैसे कि जीवप्ती त्रिपाठी पर उसका कुछ लाख चांदी के टुकड़े टेल्स उधार हो। बूढ़े आदमी अनीश को आखिरकार समझ में आया कि क्यों उसकी कीमती शिष्या प्रेशियस डिसाइपल ने अपनी पिछली उदास ग्लूमी और नाखुश अनहैप्पी मनोदशा को दूर स्वेप्ट अवे कर दिया था और हर दिन भूत गोस्ट की तरह दिखाई दे रही थी और गायब हो रही थी। पता चला ये छोटा बदमाश लिटिल ब्रैट पहले ही वापस आ चुका था। कहने की जरूरत नहीं है, उसकी कीमती शिष्या निश्चित रूप से बहुत पहले उससे मिल चुकी होगी, अन्यथा वह इतना अधिक कैसे बदल सकती थी। अगर यह एक आशीर्वाद ब्लेसिंग था तो यह एक आपदा डिजास्टर थी। अगर यह एक आपदा थी तो इसे टाला अवॉइडेड नहीं जा सकता था। वह बस यह नहीं जानता था कि क्या उसकी कीमती शिष्या इस आपदा से सुरक्षित रूप से सर्वाइव पाएगी। कोषाध्यक्ष अनीश ट्रेजरर मेंग, मैं वापस आ गया हूँ। जीवप्ती त्रिपाठी ने मुस्कान के साथ अभिवादन किया। अनीश पाल यादव सूखी हंसी लाफ ड्राइली हंसा। हाँ, यह अच्छा है कि तुम वापस आ गए, यह अच्छा है कि तुम वापस आ गए। उसका चेहरा लापरवाही परफेक्टरी और सामान्य कैजुअल था, जिसमें खुशी का थोड़ा सा भी निशान ट्रेस नहीं था। बात करते समय अनीश पाल यादव की अभिव्यक्ति एक्सप्रेशन अचानक बदल गई। उसकी दैवीय चेतना डिवाइन सेंस जीवप्ती त्रिपाठी पर घूम गई और वह हैरान शौक था। तुम पहले ही पुनर्मिलन पृथक्करण चरण रीयूनियन सेपरेशन स्टेज में प्रवेश ब्रोकन थ्रू कर चुके हो। हाँ, जीवप्ती त्रिपाठी ने हल्का सा सिर हिलाया। अनीश पाल यादव ने लगभग अपनी जीभ काट ली। कितना समय हुआ है? समय का हिसाब लगाते हुए उसे ऊंचे आसमान के मंडप को छोड़े हुए केवल आधा साल हुआ था। आधा साल पहले उसने अभी शक्ति परिवर्तन चरण ची ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज में प्रवेश किया था, लेकिन अब वह पहले ही पुनर्मिलन पृथक्करण चरण में प्रवेश कर चुका था। सुधार की यह गति बहुत तेज थी, बस अकल्पनीय अनइमेजिनेबल। तुमने ये कैसे किया? अनीश पाल यादव ने जीवप्ती त्रिपाठी को ऐसे घूरा स्टेड जैसे उसने कोई खजाना ट्रेजर खोज लिया हो। ये बस अभ्यास प्रैक्टिस की बात है। जीवप्ती त्रिपाठी मुस्कुराया ग्रिन्ड। अनीश पाल यादव काफी देर तक चुप रहा, ये सोचते हुए कि अगर यह छोटा बदमाश इस गति से प्रवेश करना जारी रखता है तो शायद वह वास्तव में इस छोटी दुनिया को छोड़ने में सक्षम होगा और अपनी कीमती शिष्या के योग्य होगा। अनीश पाल यादव की भान सिकुड़ रिंकल गई। अनीश पाल यादव ने जारी रखा, तुम बुरे समय पर वापस आए हो। बहुत से लोग अब तुम्हें ढूंढ रहे हैं। मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? जीवप्ती त्रिपाठी ने अपनी भौहें उठाई रेस्ड हिज आईब्रोज। वे उस कौशल स्किल को ढूंढ रहे हैं। अनीश पाल यादव ने एक गहरी आवाज डीप वॉइस में जवाब दिया, ये वही कौशल है जिसका उपयोग तुमने स्वर्ग की गुफा विरासत हेवेंस केव इनहेरिटेंस में रैंक 6 दानव जानवर
रैंक 6 मॉन्स्टर बीस्ट को गंभीर रूप से घायल सिवियरली इंजर करने के लिए किया था। बहुत से लोग इसमें रुचि इंटरेस्टेड रखते हैं। जीवप्ती त्रिपाठी हंस पड़ा, चकित। अगर वे इसे चाहते हैं तो मैं इसे उन्हें एक कीमत पर बेच सेल दूंगा जो मुझे लुभाएगी। टेम्प्ट स्टार मार्क। शक्ति बहुत बड़ी अनोमस थी, लेकिन यह एक बार का सौदा वन टाइम डील था। जीवन शक्ति को इकट्ठा गैदरिंग करना बहुत थकाऊ टैक्सिंग था, और इसका उपयोग करने के बाद अगर किसी का शारीरिक शरीर फिजिकल बॉडी पर्याप्त मजबूत नहीं था तो वे केवल नुकसान डिसएडवांटेज में होंगे। अगर वे लोग वास्तव में एक कीमत की पेशकश ऑफर द प्राइस करते हैं जो जीवप्ती त्रिपाठी के दिल को हिला मूव सकती है, तो हर कोई बैठ सकता है और चर्चा कर सकता है। किसी भी स्थिति में तुम्हें सावधान केयरफुल रहना होगा। बच्चे, यह मत कहना कि इस बूढ़े आदमी ने तुम्हें चेतावनी वार्न नहीं दी। उस बाय परिवार और बैंगनी फन घाटी के लोग वास्तव में तुम्हारी परवाह केयर नहीं करते हैं। सुमित्रा ने उनका अधिकांश ध्यान मोस्ट ऑफ देयर अटेंशन आकर्षित अट्रैक्टेड किया है, लेकिन मुझे लगता है कि उस डोन परिवार का बच्चा तुम्हारी बहुत परवाह करता है। वह तुम्हारे बारे में पूछने इंक्वायर के लिए कई बार इस बूढ़े आदमी के पास आया। मैं भी उसकी बहुत परवाह करता हूँ। जीवप्ती त्रिपाठी मुस्कुराया। वह अब कहाँ है? वह वही रह रहा है जहाँ तुम रहते थे। ये छोटा बदमाश भी अजीब स्ट्रेंज है। बाई परिवार और बैंगनी फन घाटी के लोगों को आरामदायक जगहों कंफर्टेबल प्लेसेस पर रहने की व्यवस्था अरेंज की गई है, लेकिन उसने तुम्हारी जर्जर छोटी सी झोपड़ी शैबी लिटिल हाउस पर नजर जमाई है। वह तुम्हें प्राप्त अपटेन करने के लिए दृढ़ डिटर्मिन्ड है। तुम्हें फिलहाल चकाचौंध लाइमलाइट से बचना अवॉइड चाहिए। बूढ़े आदमी अनीश ने अपनी आंखें घुमाई, रोल्ड हिज आइज और आग्रह अर्ज किया, तुम बाहर क्यों नहीं जाते और 1-1.5 साल के लिए छिप हाइक जाते? जब तुम 1-1.5 साल बाद वापस आओगे तो मेरी कीमती शिष्या तुम्हें भूल चुकी होगी। अनीश पाल यादव ने सोचा। जीवप्ती त्रिपाठी ने धीरे से सिर हिलाया। अगर वे उसे ढूंढने नहीं आते तो वह उन्हें ढूंढने जाता। छिपने का क्या मतलब था? अनीश पाल यादव को विदा बिडिंग फेयरवेल करने के बाद जीवप्ती त्रिपाठी अपनी पुरानी झोपड़ी की ओर चला गया। जीवप्ती त्रिपाठी, ये जीवप्ती त्रिपाठी है। वह वास्तव में इस समय वापस आ गया। जब किसी ने जीवप्ती त्रिपाठी को देखा तो वे आश्चर्य एक्सक्लेम से खुद को रोक नहीं पाए। तीनों महान बलों के लोग उसे ढूंढ रहे हैं। क्या वह बस उनके जाल ट्रैप में नहीं चल रहा है? क्या तुम लोगों को लगता है कि उसे भी उन तीनों परिवारों द्वारा भर्ती रिक्रूटेड किया जाएगा? वह निश्चित रूप से भर्ती किया जाएगा। इन दिनों कितने लोगों को भर्ती किया गया है? जीवप्ती त्रिपाठी ने पिछले कुछ वर्षों में संप्रदाय में बहुत दुख सफर लॉट उठाया है, और वह केवल एक परीक्षण शिष्य ट्रायल डिसाइपल है। अब जब उसे जाने के लिए एक अच्छी जगह मिल गई है तो वह संप्रदाय में क्यों रुकेगा? उन तीनों बलों द्वारा पेश ऑफर की गई शर्तें बहुत आकर्षक अट्रैक्टिव हैं। एक और कृतघ्न दुष्ट अनग्रेटफुल रिच तिरस्कार डिस्डेन की एक आवाज गूंजी रैंग आउट। यह अंतहीन तिरस्कार के साथ मिला हुआ था और यहाँ तक कि कुछ ईर्ष्या जेलसी भी थी। जीवप्ती त्रिपाठी की अभिव्यक्ति उदासीन इंडिफरेंट थी, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। हालांकि ऊंचे आसमान के मंडप में उसके पास एक परीक्षण शिष्य का दर्जा स्टेटस था, उसके सभी कौशल स्किल्स और ताकत उसके खुद की कड़ी मेहनत हार्ड वर्क से प्राप्त हुई थी। उसने कभी भी संप्रदाय से थोड़ा सा भी समर्थन सपोर्ट प्राप्त नहीं किया था। यहाँ तक कि अगर वह संप्रदाय छोड़ देता है तो उसे कोई मनोवैज्ञानिक बोझ साइकोलॉजिकल बर्डन महसूस नहीं होगा, तो वह क्यों परवाह करेगा कि उन्होंने क्या कहा। ज्यादा देर बाद नहीं, जीवप्ती त्रिपाठी छोटी लकड़ी की झोपड़ी स्मॉल वुडन हट के सामने पहुंचा। लकड़ी के घर के बाहर 2 बूढ़े आदमी थे। एक हाथ नीचे करके खड़ा था, दूसरा अपनी पीठ झुकाकर बैकहैंड ओवर अपने हाथों को अपनी आस्तीन स्लीव्स में दबाए हुए था। जीवप्ती त्रिपाठी टहला स्ट्रोल कर अंदर आया, लेकिन दोनों बूढ़े पुरुषों ने उसे एक झलक ग्लांस भी नहीं दी, बस अपनी आंखें बंद करके आलस लेजली से धूप में नहाते हुए बाहर खड़े थे। जब जीवप्ती त्रिपाठी लकड़ी की झोपड़ी से 300 मीटर दूर था तो 2 दैवीय चेतनाएं अचानक जीवप्ती त्रिपाठी की ओर दौड़ रश गई, हत्या के इरादे किलिंग इंटेंट से नहीं, बल्कि एक चेतावनी वार्निंग के साथ। जीवप्ती त्रिपाठी का शरीर हल्का सा हिला, शुक क्योंकि 2 दैवीय चेतनाएं उसके शरीर में दौड़ गई, लेकिन समुद्र में डूबते हुए पत्थरों स्टोन सिंकिंग इनटू द सी की तरह उन्होंने थोड़ी सी भी लहर रिपल पैदा नहीं की। आत्मा गर्म करने वाले कमल सोल वार्मिंग लोटस की मदद से एक मामूली चेतावनी ट्रिवियल वार्निंग जीवप्ती त्रिपाठी का कुछ नहीं कर सकती थी। आगे चलना जारी रखते हुए उसकी गति स्थिर स्टेडी और मजबूत फर्म थी। दोनों नींद से भरे बूढ़े आदमी अचानक अपनी आंखें खोली। उनकी आंखें बिजली लाइटनिंग की तरह चमकी क्योंकि उन्होंने जीवप्ती त्रिपाठी को आश्चर्य सरप्राइज से घूरा। जाहिर है उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि यह युवक इतना अजीब स्ट्रेंज होगा। जैसे ही वे फिर से हमला अटैक करने वाले थे, लकड़ी की झोपड़ी के अंदर से अचानक एक हल्की चिल्लाहट लाइट शाउट आए, रुको। जैसे ही ये शब्द बाहर आए, दोनों बूढ़े पुरुषों ने अपनी आभा और वापस ले ली और एक बार फिर से हानि हार्मलेस हो गए, लेकिन उनके 2 जोड़े चौकस विजिलेंट आंखों ने जीवप्ती त्रिपाठी का साथ कभी नहीं छोड़ा।
सायान सायान पोशाक रोप में एक आदमी लकड़ी के घर से बाहर निकला। वह लगभग 20 साल का था। उसकी तलवार जैसी भौहें, स्वॉर्ड लाइक आईब्रोज थी और एक सुंदर चेहरा, हैंडसम फेस था। उसका एक गरिमापूर्ण, डिग्निफाइड दिखावट था और उसका मिजाज, टेम्परामेंट काफी असाधारण, एक्स्ट्रॉर्डिनरी था। पहली नजर में कोई बता सकता था कि वह एक बड़े परिवार का बेटा था। हालांकि उसका शरीर थोड़ा गोल मटोल, चबी था, जो उसे एक मनमोहक, चार्मिंग रूप से भोला, नाइव दिखावट दे रहा था। उसका चेहरा गोरा, फेयर और साफ था, औसत महिला की तुलना में बहुत अधिक गोरा। इस क्षण में आदमी जीवप्ती त्रिपाठी को देख रहा था। दोनों पुरुषों की आंखें मध्य हवा, मदैर में मिल रही थी। पूर्व की आंखों में तिरस्कार, कंटेम्प्ट का एक निशान था और बाद की आंखों में सावधानी, कौशन का एक निशान। एक पल बाद आदमी ने आगे कदम बढ़ाया और जीवप्ती त्रिपाठी की ओर चला। उसकी गति तेज और तेज होती गई। युवा स्वामी, दोनों बूढ़े पुरुषों में से एक ने ये दृश्य देखा और धीरे से पुकारने, कॉलिंग आउट से खुद को रोक नहीं पाया। दखल, इंटरफेयर मत दो। आदमी ने ठंडा सा फुफकारा, कोल्डली स्नॉटेड। हाँ, जीवप्ती त्रिपाठी भी उसकी ओर चला। एक पल बाद दोनों आदमी टकरा, कोलाइडेड गए। लगभग एक ही समय में उनके मुट्ठी और हथेलियां, फिस्ट्स एंड पाम्स आपस में मिली, इंटरसेक्टिंग। दोनों की आकृतियां हिल गई, स्वेड। दोनों लड़खड़ाते हुए पीछे हट गए, स्टैगर्ड बैकवर्ड्स। नीली पोशाक, ब्लू रोब वाले आदमी की आंखों में आश्चर्य, सरप्राइज का एक निशान झलका, लेकिन उसने उपहास, स्नेयर किया और फिर से हमला किया। पेंग पेंग पेंग। आदमी और जीवप्ती त्रिपाठी दोनों लगता था कि वे अपना गुस्सा रोक, होल्डिंग बैक देयर एंगर, रहे थे। निराशा, डेस्परेटली से एक दूसरे पर हमला कर रहे थे, बिल्कुल भी रक्षा, डिफेंडिंग नहीं कर रहे थे। जीवप्ती त्रिपाठी ने आदमी के क्रॉच की ओर लात मारी, लेकिन आदमी के पैरों से अवरुद्ध, ब्लॉक हो गया। आदमी ने 2 उंगलियां बाहर फैलाई और जीवप्ती त्रिपाठी की आंखों की ओर धकेल, पोक दिया। जीवप्ती त्रिपाठी ने अपना सिर झुकाया, टिल्टेड हिज हेड, और जल्दी से चकमा, डॉज दिया। दोनों लोगों की चालें अजीब, स्ट्रेंज और अथाह, अनफैथमेबल थीं। वे विभिन्न, वेरीड, क्रूर, विशियस और नीच, डिस्पिकेबल थीं। वे बेईमान, अनस्क्रूपुलस थे और इसके कारण दोनों बूढ़े पुरुषों की पलकें, आईलिड्स झुक, ट्विच गईं। हालांकि जिस बात ने दोनों पुरुषों को अजीब महसूस कराया वह ये थी कि न तो यह ऊंचे आसमान के मंडप का शिष्य और न ही उनका युवा स्वामी अपनी चालों में जीवन शक्ति, यूएनची का उपयोग कर रहे थे। वे दोनों बस अपनी मुट्ठी और पैरों, फिस्ट्स एंड फीट से लड़ रहे थे। ऐसा लगता था कि उनके बीच एक दुश्मनी, ग्रज थी। लड़ाई पूरे जोर, फुल स्विंग पर थी और उनके बीच अंतर डिस्टिंग्विश करना मुश्किल था। दृश्य एक गर्म और नम गड़बड़ी, हॉट एंड ह्यूमिड मैस थी। युवा स्वामी क्या कर रहा था? ये लड़ाई कैसी थी? ये स्पष्ट रूप से गुंडों, हूलिगन्स के बीच की लड़ाई थी। दोनों बूढ़े पुरुषों के चेहरे जो लंबे समय तक जी चुके थे, गुस्से से लाल, फ्लश्ड रेड हो गए थे। अगर इस दृश्य की खबर स्प्रेड जाती तो उन्हें निश्चित रूप से सजा, पनिश दी जाएगी। भविष्य में उनका युवा स्वामी कैसे जिएगा? एक दबी हुई आवाज, मफल्ड साउंड के साथ जीवप्ती त्रिपाठी को उसके प्रतिद्वंद्वी के आंखें बंद करने वाले पंच, आई सीलिंग पंच से मारा, हिट गया। एक पल के लिए उसने सितारे, स्टार्स देखे और उसका शरीर हिल गया। एक और धमाके, बैंग के साथ डोन परिवार के युवा स्वामी को जीवप्ती त्रिपाठी द्वारा चेहरे पर मुक्का, पंच मारा गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके सामने के दांत लगभग बाहर निकल गए हों और उसका मुंह खून के स्वाद से भरा हुआ था। छोटे बदमाश, तुम मौत को दावत, गॉड डेथ दे रहे हो। डोन परिवार के युवा स्वामी ने गुस्से से चिल्लाया, एंग्रीली शाउटेड। जीवप्ती त्रिपाठी ने उपहास किया, चलो देखते हैं कि पहले कौन मरता है। दोनों आदमी एक बार फिर से निराशा से लड़े। अराजकता, केओस के बीच में डोन परिवार के युवा स्वामी ने जीवप्ती त्रिपाठी को जमीन पर फेंक, थूक दिया। उसके घुटने, नीज, उसके पेट, एब्डोमेन के खिलाफ दबे हुए थे और उसके हाथ उसके हाथों को पकड़ रहे थे, ठंडा सा पूछते हुए, बदबूदार बदमाश, क्या तुम हार, एडमिट डिफीट मानते हो? जीवप्ती त्रिपाठी ने अपने दांत भींचे, क्लेंच्ड हिज टीथ, अपनी बाहों में टूटी हुई हड्डियों, ब्रोकन बोन्स की परवाह किए बिना, और अचानक पलट, फ्लिप्ड ओवर गया, अपने प्रतिद्वंद्वी को पकड़कर और निर्दयी, रूथलेसली रूप से अपनी बाहों को मोड़ते, ट्विस्टिंग हुए, मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम हार मानते हो? डोन परिवार के युवा स्वामी ने दर्द पेन में सीटी खिस्ट बजाए, एक हाथ जमीन पर थपथपाते, स्लैपिंग हुए। उसने दोनों बूढ़े पुरुषों को ऊपर देखा और कहा, तुम अभी भी क्या देख रहे हो? यह युवा स्वामी पिट बीटन गया है, मुंह धूल, दर्द से भरा हुआ। डोन परिवार के युवा स्वामी में अब उसकी पिछली सुंदर शिष्टता, एलिगेंट डिमीनर नहीं थी। दोनों बूढ़े आदमी जो शो देख रहे थे, अपनी घबराहट तेज से जाग गए और जल्दी से आगे बढ़े। जीवप्ती त्रिपाठी ने अपने होंठ मोड़े, कर्ल्ड हिज लिप्स, उसकी आकृति चमकी, फ्लैशिंग, और 1 दर्जन से अधिक मीटर पीछे हट, रिट्रीटिंग गई। दोनों बूढ़े आदमी ने उसका पीछा चेस नहीं किया। हालांकि उनका युवा स्वामी पिट गया था, इतनी देर तक देखने के बाद वे देख सकते थे कि उनके सामने यह ऊंचे आसमान के मंडप का शिष्य उनके युवा स्वामी का एक पुराना परिचित, ओल्ड एक्वेंटेंस था। स्वाभाविक रूप से वह उसे नहीं मारेगा। हालांकि
उनका युवा स्वामी इतनी छोटी जगह के किसी व्यक्ति को कैसे जान सकता था। डोन परिवार के युवा स्वामी ने जल्दी से उठ गया, डर ड्रेड के साथ जीवती त्रिपाठी को देखते हुए। एक हाथ उसकी बगल में लटका हुआ था। उसने अपने दांत पीसे, gnashed his teeth और कहा, बदबूदार बदमाश, तुम बड़े हो गए हो। जीवती त्रिपाठी भी उसी स्थिति में था। उसका बायां हाथ अस्थिभ्रष्ट डिसलोकेटेड था, इसलिए वह कोई ताकत नहीं लगा एक्सर्ट एनी स्ट्रेंथ सकता था। डोन परिवार के युवा स्वामी को सुनकर वह हंस पड़ा और कहा, 30 साल तक नदी पूरब की ओर बहती है, 30 साल तक नदी पश्चिम की ओर बहती है। अगर तुम मदद के लिए नहीं पुकारोगे तो मैं तुम्हें तब तक मारूंगा जब तक तुम्हारी माँ तुम्हें पहचान रिकॉग्नाइज नहीं सकती। डोन परिवार के युवा स्वामी ने एक गहरी सांस डीप ब्रेथ ली और कड़वाहट बिटली से कहा, मैं बाद में तुम्हारे साथ निपटूंगा, डील विद यू लेटर। उसने बूढ़े पुरुषों में से एक को बुलाया और कहा, जाओ उसकी बांह को जोड़ने कनेक्ट हिज आर्म में मदद करो। कोई आवश्यकता नहीं। जीवती त्रिपाठी ने अपना दायां हाथ बाहर फैलाया, अपना बायां हाथ पकड़कर, और एक क्लिक के साथ उसकी बांह बिल्कुल नई एज गुड एज न्यू थी। डोन परिवार का युवा स्वामी अचंभित डम्फाउंडेड था, लेकिन उसने अपना मन मजबूत स्टील्ड हिज हार्ट किया और जैसा कहा गया वैसा ही किया। उसका माथा दर्द से ठंडे पसीने कोल्ड स्वेट से ढका हुआ था, लेकिन अंत में उसकी बांह जुड़ गई। पवन और बादल दोहरे पहरेदार, विंड एंड क्लाउड डुअल गार्ड्स। जीवती त्रिपाठी की आंखें दोनों बूढ़े पुरुषों पर घूमी और उसने कैजुअली रूप से पूछा। दोनों बूढ़े पुरुषों की अभिव्यक्तियां बदल गई क्योंकि उन्होंने जीवती त्रिपाठी को हैरानी शौक से घूरा। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि उनकी पहचान आइडेंटिटी इस युवक द्वारा सामने एक्सपोज्ड लाई जाएगी। वह कौन था? डोन परिवार का युवा स्वामी कड़वाहट से मुस्कुराया, हैरान मत हो, इस छोटे बदमाश का उपनाम सरनेम जीवती है। उपनाम जीवती। पवन और बादल दोहरे पहरेदार की अभिव्यक्तियां फिर से बदल गई क्योंकि उन्होंने जीवती त्रिपाठी की पहचान आइडेंटिटी का अनुमान गेस्ट लगाया। जल्दी से अपने मुट्ठी फिस्ट जोड़ते हुए, नमस्कार युवा स्वामी जीवती। पाइप। डोन परिवार के युवा स्वामी और जीवती त्रिपाठी के बीच यह मुकाबला उनके पुराने परिचय का संकेत देता है। क्या आप जानना चाहेंगे कि डोन परिवार का युवा स्वामी कौन है और उसका जीवती त्रिपाठी से क्या संबंध है? 206। उपनाम जीवती, सरनेम यांग। एक बहुत ही सामान्य उपनाम, वेरी कॉमन सरनेम। उच्च अधिकारियों हाई ऑफिशियल्स से लेकर कृषक परिवारों कल्टिवेटर फैमिलीज तक, आम लोगों कॉमन पीपल और सड़क के भिखारियों स्ट्रीट बेगर्स तक जीवती उपनाम के अनगिनत लोग थे। हालांकि इस दुनिया में जीवती उपनाम वाला केवल एक परिवार था जिसका डोंग छिंगहान डोंकिंगहा विशेष रूप से उल्लेख मेंशन करेगा। वह मध्य राजधानी सेंट्रल कैपिटल के 8 महान परिवारों 8 ग्रेट फैमिलीज का जीवती परिवार यांग फैमिली था। जीवती परिवार, जिसे सामान्य ज्ञान कॉमन सेंस से नहीं समझा जा सकता था, वह 8 महान परिवारों का नंबर 1 परिवार भी था। डोन परिवार डोंग फैमिली भी इस दुनिया में एक प्रथम श्रेणी बल फर्स्ट क्लास फोर्स था, लेकिन उनके और मध्य राजधानी के 8 महान परिवारों के बीच अभी भी अंतर गैप था। सबसे मजबूत की तो बात ही छोड़ो। अगर ये कहा जाता कि एक महान परिवार का एक युवा स्वामी यंग लॉर्ड इस जगह पर आएगा जहां पक्षी भी नहीं हकते और मुर्गियां अंडे नहीं देती, बर्ड्स डोंट शिट एंड चिकन्स डोंट ले एग्स, एक साधारण शिष्य ऑर्डिनरी डिसाइपल के रूप में रहने के लिए, तो पवन और बादल दोहरे पहरेदार विंड एंड क्लाउड डुअल गार्ड्स विश्वास नहीं करेंगे। इनमें से कौन सा युवा स्वामी नाजुक त्वचा डेलिकेट स्किन और नाजुक नहीं था, महान धन ग्रेट वेल्थ और महिमा ग्लोरी का आनंद ले रहा था। जन्म से उन्होंने हमेशा एक सुगम जीवन स्मूथ लाइफ जिया था, जो कुछ भी वे चाहते थे उसे प्राप्त करते थे। लेकिन अगर ये कहा जाता कि यह लड़का जीवती परिवार का एक सदस्य था, तो पवन और बादल दोहरे पहरेदार बिना किसी संदेह विदाउट अ डाउट के विश्वास करेंगे, क्योंकि जीवती परिवार के अपने शिष्यों को प्रशिक्षित ट्रेनिंग करने का तरीका बहुत अजीब वेरी स्ट्रेंज था। प्रत्येक पीढ़ी के सीधे वंशज डायरेक्ट डिसेंडेंट्स इस तरह से बड़े होंगे। कुछ उपयुक्त समय सूटेबल टाइम पर सभी सीधे वंशज को खारिज डिसमिस कर दिया जाएगा और खेती कल्टिवेट के लिए अपने खुद के अवसर अपॉर्चुनिटीज ढूंढने के लिए भेज दिया जाएगा। केवल तभी वापस बुलाया समन बैक जाएगा जब समय सही हो। इस तरह का प्रशिक्षण बहुत खतरनाक डेंजरस था, क्योंकि जब ये सीधे वंशज बाहर खेती करते थे तो वे परिवार की शक्ति और संसाधनों रिसोर्सेज को उधार बोरो नहीं ले सकते थे, और एक बार जब उनका दूसरों के साथ किसी भी तरह का संघर्ष कॉन्फ्लिक्ट होता था तो उन्हें मारा जा सकता था। वास्तव में इस तरह की चीज बहुत बार हुई थी। जीवती परिवार के कई सीधे वंशज जिन्हें खारिज कर दिया गया था, वे जल्दी मर जाते थे। टाई यंग नुकसान ड्रॉबैक्स थे, लेकिन फायदे बेनिफिट्स भी थे। इस तरह की प्रशिक्षण विधि ने जीवती परिवार के प्रत्येक सीधे वंशज को मजबूत और मजबूत बनने की अनुमति दी। इसने परिवार पर उनकी निर्भरता डिपेंडेंस को धो वॉश्ड अवे दिया। बाहर इतने वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने सीखा कि इस दुनिया में एकमात्र व्यक्ति जिस पर वे भरोसा ट्रस्ट कर सकते थे वह खुद था। इसलिए जीवती परिवार के सीधे वंशजों में उन युवा स्वामियों का शेखी बघारने बोस्टफुल एटीट्यूड का रवैया शायद ही कभी होता था। वे सभी चाकू नाइव्स की तरह ठंडे और निर्दयी
कोल्ड एंड रूथलेस होते थे, उनके तरीके अत्याचारी टिरानिकल होते थे। इसके अलावा जीवक्ति परिवार ने इस प्रशिक्षण विधि का फायदा एडवांटेज उठाया ताकि अन्य संप्रदायों अदर सेक्ट्स से अनगिनत गुप्त कलाएं, सीक्रेट आर्ट्स और मार्शल स्किल्स एकत्रित कलेक्ट कर सके, जिससे उनके परिवार का भंडारण स्टोरेज भर गया। अगर कोई ये पूछता कि इस दुनिया में किस परिवार के पास सबसे अधिक गुप्त कलाएं और मार्शल कौशल थे, तो ये निस्संदेह अनडाउटेडली जीवक्ति परिवार होगा। इस दुनिया में एक तरह का पक्षी था, इसे कोयल कुकू कहा जाता था। कोयल अपने अंडे अन्य पक्षियों के घोंसलों नेस्ट में देती थी, जिससे उन्हें अंडे सेने हैच और उन्हें पालने रेज की अनुमति मिलती थी। ये छोटे पक्षी भी बहुत क्रूर थे। वे न केवल पेटू ग्लटनस थे, बल्कि वे अपने गोद लेने वाले माता पिता अडॉप्टिव पेरेंट्स द्वारा जन्मे चूजों चिक्स को भी अपने घोंसलों से बाहर धकेल पुश देते थे और मरने के लिए गिर जाते थे। अकेले अपने गोद लेने वाले माता पिता के पक्ष फेवर का आनंद लेते थे। कोयल की प्रतिष्ठा रेप्यूटेशन अच्छी नहीं थी, ठीक जीवक्ति परिवार की बाहर की प्रतिष्ठा की तरह, क्योंकि दोनों के तरीके बहुत अलग नहीं थे। हर बार जब जीवक्ति परिवार के सीधे वंशज खारिज होने वाले होते थे, तो दुनिया के महान संप्रदाय और महान बल जीवक्ति परिवार से बचते थे, जैसे कि वे एक बाघ थे। उन्हें डर था कि अगर उन्होंने गलती से जीवक्ति परिवार के एक शिष्य को ले लिया, तो उसे पालने के बाद वह बस अपने पंख फड़फड़ाएगा, फ्लैप हिज विंग्स और उड़ जाएगा। जीवक्ति परिवार की अपने खुद के बच्चों को एक घोंसले का घोंसला उधार बोरोइंग द नेस्ट ऑफ अ नेस्ट लेकर पालने की विधि ने कई बलों को उकसाया प्रवोक था। हालांकि 8 महान परिवारों के मुखिया हेड के रूप में जीवक्ति परिवार के मोटे पैर, थिक लेग्स और लंबी भुजाएं लॉन्ग आर्म्स थी, इसलिए भले ही वे बल शिकायत कंप्लेन करते थे, उन्होंने जीवक्ति परिवार के लिए परेशानी ट्रबल पैदा करने की हिम्मत नहीं की। ये कहा गया था कि 100 साल पहले एक जीवक्ति परिवार का शिष्य एक प्रथम श्रेणी संप्रदाय में प्रवेश एंटर किया था, जिसे अभिसरण स्वर्ग संप्रदाय कन्वर्जिंग हेवन सेक्ट कहा जाता था। इस जीवक्ति परिवार के शिष्य की प्रतिभा उत्कृष्ट आउटस्टैंडिंग थी, एक दुर्लभ प्रतिभा रेयर जीनियस जो केवल 100 साल में एक बार दिखाई देती थी। अभिसरण स्वर्ग संप्रदाय के संप्रदाय मास्टर और बुजुर्ग एल्डर्स भी उससे बहुत प्यार